स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्य प्रकाश की वह किरण जिसे उसने 8वीं कक्षा के आध्यात्मिक निवास से ग्रहण किया था, छोटी नहीं थी। बाहरी दुनिया में ये निश्चित रूप से असंख्य दिव्य प्रभुओं का लक्ष्य होगा। हालांकि उस दिन प्रकाश के उस स्तंभ की तुलना में जिसने एक संपूर्ण दिव्य शरीर का निर्माण किया था, वह अभी भी महत्वहीन था। उसने अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित किया। चू फैंग ने अभी भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्य प्रकाश की इस किरण को अपने कैस डानटियन में प्रवेश करने के लिए सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया। उसकी आंखें उस पर टिकी थीं। स्वर्ग और पृथ्वी की दिव्य रोशनी 9 वर्गाकार खेतों के ऊपर दिखाई देने के बाद अनगिनत छोटी सुनहरी फलियों को अचानक कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसकी उन्हें चाहत थी। वे आगे बढ़ी और सुनहरी रोशनी के साथ फूट पड़ी, जिसने तुरंत पूरे कैस डेंटियन को रोशन कर दिया। चू फैंग की आंखें आश्चर्य से भर गईं। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, स्वर्ग और पृथ्वी की दिव्य ज्योति का ये कण भी अत्यंत उत्साहित होकर अराजकता डानटियन में उड़ने लगा। समय समय पर यह पूरे कैस डानटियन से होकर गुजरता था। हर बार जब ऐसा होता था तो कैस डानटियन में एक मन दिव्य प्रकाश प्रकट होता था। किसी कारण से चू फैंग को लगा कि उसका कैस डेंटियन कठिन हो गया है। क्या यह इसलिए है क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का दिव्य प्रकाश मेरे अराजकता डानटियन को शांत कर रहा है? चू फैंग की आंखें चमक उठी। ये प्रभावी है। ये सही है। स्वर्ग और पृथ्वी का दिव्य प्रकाश 9वीं कक्षा के आध्यात्मिक निवास को खोलने की कुंजी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन काल से शायद केवल दिव्य सम्राट ने ही इसे सफलतापूर्वक स्थापित किया है। अतीत में मैं काफी हैरान था। मेरी छोटी सुनहरी फलियां वास्तव में केवल बड़ी मात्रा में ऊर्जा से परिवर्तित हुई थीं। दुनिया में ऐसी कई ताकतें हैं जिनके पास ऐसी पूंजी है। अगर वे हर कीमत पर संसाधनों का निवेश करते हैं तो वे 9वीं कक्षा का आध्यात्मिक निवास बनाने में सक्षम हो सकते हैं। अब मुझे समझ में आया। स्वर्ग और पृथ्वी का दिव्य प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण खजाना है। दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों के पास संसाधनों की कमी नहीं हो सकती है, लेकिन वे निश्चित रूप से अपने आध्यात्मिक निवास को संतुलित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्य प्रकाश की बड़ी मात्रा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये चीज बहुत दुर्लभ है। चू फैंग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें खुशी से भर गईं। लेकिन मेरे पास इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का साधन है। भूत राजा के लेवादे के 3 घटकों में से 2, आत्मा को बुलाने वाले जूते और मरे हुए लोगों का आकर्षण, बहुत पहले ही मुझसे छीन लिए गए हैं। मुझे केवल आखिरी और सबसे कीमती वस्तु, वैम्पायरिक केप की कमी है। बेशक अब भी 2 घटकों के सम्मिलन से पैदा हुआ आतंक नाइट पहले से ही एक बेहद प्रतिभाशाली मरे हुए व्यक्ति है जिसे दुनिया द्वारा चाहा जाता है। आध्यात्मिक निवास क्षेत्र में इसकी खेती स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्य प्रकाश के एक निशान को जन्म देगी। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम हैं और इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन कम से कम उम्मीद तो है ना? यदि कोई और होता तो संभवतः उसके पास साधन भी नहीं होते। चू फैंग भावनाओं से अभिभूत था। वह अब अपने दिल की उत्तेजना को दबा नहीं सका। उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और एक आतंकवादी शूरवीर को बुलाया। एक आतंकवादी शूरवीर को बुलाने के लिए आवश्यक जीवन शक्ति अब चू फैंग के लिए उल्लेख करने लायक नहीं थी। मुझे याद है कि प्रत्येक की जीवन शक्ति 10 मिलियन अंक थी। मुझे आश्चर्य है कि अब मैंने कितनी जीवन शक्ति एकत्रित कर ली है। उत्सुकतावश चू फैंग ने समन इंटरफेस खोला। बहुत समय पहले, चाहे वह कंकाल, लाश, लिचेस या आतंकवादी शूरवीर हो, ये मरे हुए बुलाए गए जानवर चू फैंग की युद्धलय के साथ नहीं रह सकते थे। यहां तक कि जब सबसे शक्तिशाली आतंकवादी शूरवीर को पहली बार बुलाया गया था, तो वह केवल आत्मा क्षेत्र में ही था। बेशक अगर वह मरे हुए प्राणियों के एक बड़े समूह के पालन पोषण के लिए अधिक समय और ऊर्जा खर्च करता, तो उनमें लड़ने की ताकत होती। हालांकि चू फैंग के पास जिस चीज की सबसे अधिक कमी थी, वह था समय। उसे बस हर उस चीज की जरूरत थी जो जल्द से जल्द उसकी ताकत बढ़ा सके। हालांकि चू फैंग अब अक्सर मरे हुओं को नहीं बुलाता था, लेकिन यहां तक लड़ने और दुश्मन को मारने के बाद 2 मरे हुए दिव्य कलाकृतियां स्वचालित रूप से दूसरे पक्ष द्वारा उत्सर्जित जीवन शक्ति को अवशोषित कर लेती थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे चू फैंग मजबूत होता गया, उसके विरोधी भी मजबूत होते गए। उनमें कई दिव्य भगवान स्तर के विशेषज्ञ भी थे। ऐसे शीर्ष विशेषज्ञों द्वारा उनकी मृत्यु के बाद उत्सर्जित जीवन शक्ति एक अथाह खगोलीय आंकड़ा था। ये सब संग्रहित किया गया था। जब वह सोच रहा था तो परिचित समन इंटरफेस फिर से प्रकट हुआ। आइटम के नाम, भूत राजा का लबादा, आत्मा बुलाने वाले जूते, मरे हुए आकर्षण। वर्तमान परिवर्तनीय इकाइयां,
साधारण कंकाल जीवन शक्ति के 10 अंक, साधारण ज़ॉम्बीज जीवन शक्ति के 30 अंक, स्पिरिट रियल्म लिचेस जीवन शक्ति के 1 मिलियन अंक, स्पिरिट रियल्म टेरर नाइट्स जीवन शक्ति के 10 मिलियन अंक, शेष जीवन शक्ति 18 ट्रिलियन। अगले ही पल जब चू फैंग ने इस अनोखी इकाई को देखा तो वह दंग रह गया। ट्रिलियन, अगर मुझे सही से याद है तो 1 ट्रिलियन 1000 बिलियन के बराबर है। हिस, चू फैंग ने हौंफते हुए कहा। अनजाने में ही उसने इतनी सारी जीवन शक्ति एकत्रित कर ली थी। ये बात समझ में आती है। उस समय जब उसने दिव्य स्तर से नीचे के लोगों के एक समूह को मार डाला था तो उसने करोड़ों जीवन शक्ति प्राप्त की थी। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि इस यात्रा में उसने अनगिनत छोटे देवताओं, मध्यम देवताओं, महान देवताओं और यहां तक कि दिव्य प्रभुओं का भी वध किया था। ठीक उसी के तुरंत बाद चू फैंग ने अपनी उंगलियों से गिनती की। यदि एक आतंकवादी शूरवीर को बुलाने के लिए 10 मिलियन जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है, दूसरे शब्दों में वह अपनी शेष जीवन शक्ति के साथ उनमें से 1.8 मिलियन को बुला सकता है। हिस, इसे मृत सागर कहा जा सकता है। बेशक ये केवल मरे हुए लोगों का एक आत्मिक क्षेत्र का समुद्र था। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वे उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे। इसका एकमात्र उपयोग ये था कि इन आतंक शूरवीरों को एक दूसरे को निगलने दिया जाए और आध्यात्मिक निवास क्षेत्र में विकसित किया जाए। उनमें से 100 से पैदा हुए एक आध्यात्मिक निवास आतंक नाइट के अनुपात के अनुसार यह 18,000 था। चू फैंग ने बुदबुदाया। मुझे आश्चर्य है कि इतने सारे आतंकित शूरवीरों से उत्पन्न स्वर्ग और पृथ्वी का दिव्य प्रकाश अराजकता डेंटियन को शांत करने के लिए पर्याप्त है। यू को देखते हुए, जो अभी भी निर्वाण में डूबा हुआ था, वह संभवतः कुछ देर तक नहीं जागेगा। चू फैंग ने निष्क्रिय रहने की योजना नहीं बनाई थी। उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया। वह एक भंडारण दुनिया में पागलपन से बुलाने के लिए शुरू किया। जब तक पर्याप्त जीवन शक्ति थी, वह एक पल में अनगिनत आतंकवादी शूरवीरों को बुला सकता था। कुछ ही समय बाद विशाल भंडारण दुनिया पहले से ही घनी तरह से भरे आतंकवादी शूरवीरों से भर गई थी। चू फैंग हवा में खड़ा था। उसने नीचे की विशाल सेना को देखा। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसने अपना हाथ हिलाया। उसने इन आतंकी शूरवीरों को एक दूसरे को खाकर अपना स्तर ऊपर उठाने की अनुमति दे दी। भक्षण करना मरे हुओं की प्रवृत्ति थी। यह उनके विकास का सबसे सीधा रास्ता भी था। जल्द ही यह विश्व एक विशाल युद्ध क्षेत्र बन गया। कुछ ही समय बाद प्रथम आध्यात्मिक निवास आतंक नाइट का जन्म हुआ। अगले ही पल स्वर्ग और पृथ्वी का एक अत्यंत कमजोर दिव्य प्रकाश चू फैंग के हाथ में प्रकट हुआ। वह अपनी भौहें सिकुड़े बिना न रह सका। क्या ये बहुत कम नहीं है? आतंकवादी शूरवीर के आध्यात्मिक निवास से उत्पन्न स्वर्ग और पृथ्वी का दिव्य प्रकाश वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्य प्रकाश की उस किरण का केवल 10,000वां भाग है जिसे मैंने 8वीं कक्षा के आध्यात्मिक निवास से अवशोषित किया है। दूसरे शब्दों में, भले ही ये सभी आतंकवादी शूरवीर स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्य प्रकाश में बदल जाएं, फिर भी वे पहले जैसे ही हो सकते हैं। उन्होंने अपने कैस डानटियन में हुए परिवर्तनों को याद किया। चू फैंग ने गहरी सांस ली। ऐसी स्थिति में ये पर्याप्त नहीं है। अगर मैं एक और भी अधिक शक्तिशाली प्रतिभाशाली मरे हुए प्राणी को बुला सकता हूं, जिसके पास जन्म के समय ही आध्यात्मिक निवास है, तो ये भक्षण करने वाले हिस्से के उपभोग को बचाने के लिए पर्याप्त हो सकता है ना? अचानक चू फैंग बुदबुदाया। भूत राजा के लबादे का अंतिम घटक पिशाच के इस देव सम्राट के महल में प्रतीत होता है ना? भूत राजा का लबादा, मरे हुओं की दिव्य कलाकृति। यह एक समय पाताल सम्राट के हाथों में एक खजाना था। ऐसा कहा जाता था कि भूत राजा के संपूर्ण लबादे में मरे हुए लोगों को बुलाने की भयानक शक्ति थी। यह एक स्वर्गीय दाव खजाना था जो मास्टर भगवान कलाकृति से कहीं अधिक था। अनगिनत विशेषज्ञ ईर्ष्यालु थे। चू फैंग भाग्यशाली था। चूंकि वह कमजोर था, इसलिए उसने एक घटक प्राप्त कर लिया था और मरे हुओं को बुलाने की अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। प्रारंभिक कंकालों और लाशों से लेकर लिच सेना और आतंकवादी शूरवीरों तक, मरे हुए सैनिकों की सेना ने चू फैंग को अनगिनत बार खतरे से बचने और स्थिति को बदलने में मदद की थी। चू फैंग भूत राजा के लबादे के घटकों की खोज कर रहा था। काफी प्रयास के बाद आखिरकार उसने 2 को इकट्ठा कर लिया। लेकिन अंत में सबसे कीमती वस्तु, वैम्पायरिक केप, कहीं नजर नहीं आई। पृथ्वी से रसातल की खोज और तीसरी दुनिया तक जाना अंततः कड़ी मेहनत रंग लाए। खजाना मूल्यांकन बैठक में चू फैंग को वैम्पायरिक केप की खबर मिली। शाही दरबार, दिव्य महाद्वीप, भगवान सम्राट का महल। आज चू फैंग अंततः इस क्षेत्र में खड़ा था। वह शायद भूत राजा का संपूर्ण लबादा इकट्ठा करने से केवल एक कदम दूर है। चू फैंग बेहद उत्साहित था।
विशेषकर अब ये बात उनके द्वारा 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक निवास की स्थापना से संबंधित थी। भूत राजा का लबादा इकट्ठा करना और भी अधिक शक्तिशाली प्रतिभाशाली मरे हुओं को बुलाना, अपने अराजकता डायनेटियन को शांत करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्य प्रकाश की एक बड़ी मात्रा प्राप्त करना, और अंततः एक 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक निवास की स्थापना करना। प्रक्रिया पहले से ही बहुत स्पष्ट थी। चू फेंग और भी अधिक चिंतित हो गया। कुछ ही बार प्रयास करने पर एक प्राचीन जेड स्लिप चुपचाप उसकी हथेली में आ गई। ये तीसरी दुनिया की 5 सितारा खजाना मूल्यांकन बैठक से प्राप्त लाभों में से एक था। ऐसा कहा गया था कि इसमें वैम्पायरिक केप का विस्तृत स्थान बताया गया था। चू फेंग ने भी इसे देखा था। इस बात का मार्गदर्शक प्रभाव प्रतीत हुआ। इससे पहले ये देव सम्राट के महल की ओर इशारा करता था। अब जब उसने इसे पुनः बाहर निकाला तो जेड स्लिप अचानक हवा में तैरने लगी। अचानक एक चमकदार रोशनी चू फेंग के दाहिनी ओर चमकी। ऐसा लग रहा था जैसे वह चू फेंग का मार्गदर्शन कर रहा हो। बस यही था। चू फेंग ने असहाय होकर अपने होंठ दबा लिए। खजाना हॉल के स्थानिक पर छत्ती में कौन जानता था कि ये देव सम्राट के महल में किस हॉल की ओर इशारा कर रहा था। शायद मैं दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी से पूछ सकता हूं। इस जगह का मूल निवासी होने के नाते उसे दिशा बताने में सक्षम होना चाहिए, है ना? चू फेंग के पास एक योजना थी। वह तुरंत ही रियल्म गेट की ओर दौड़ा। शुरू में तो कोई भी नहीं गया था। जल्द ही वह दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी के सामने पहुंच गया। महोदय, दरवाजे की रखवाली कर रहा एनपीसी अभी भी अत्यंत सम्मानजनक था। इससे पहले कि चू फेंग विनम्र हो पाता, उसने जल्दी से कहा, मुझे देखने में मदद करें। यह जेड स्लिप किस हॉल की ओर इशारा कर रही है? क्या ये ट्रेजर हॉल में है? दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी ने चू फेंग की ओर इशारा करते हुए कहा, दक्षिण पूर्व। क्या ये वह जगह नहीं है जहां ग्रीन सम्राट का महल है? चू फेंग की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। ग्रीन सम्राट का महल? क्या ये संयोग नहीं था? क्या ये वह स्थान नहीं था जहां मानव आत्मा जाति के जी चांग फेंग और हुआन पु यू गए थे? इसके अलावा, जब वह दाव को समझने के लिए भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा और अन्य लोगों का सामना कर रहा था, मोतियांजी के पास करने के लिए कुछ नहीं था और उसने एक बार भविष्यवाणी की थी। पवित्र भूमि के लोगों को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हुए दूसरे पक्ष की मुख्य सेना के स्थान का पता लगाना, क्योंकि वे दुश्मन थे, उन्हें दुश्मन की गतिविधियों को पहले से ही समझना था, है ना? मोतियांजी अभी भी बहुत सावधान थे। चू फेंग को इस व्यक्ति से पता चला कि पवित्र भूमि के अन्य लोग ग्रीन सम्राट के महल से संबंधित प्रतीत होते हैं। उस स्थिति में क्या बिंग याओ, शू वंजुआन और अन्य लोग भी वहां थे? हिस, चू फेंग ने हौंफते हुए कहा। क्या यह सचमुच एक संयोग था? ऐसा क्यों लगा कि कोई रहस्यमय शक्ति सभी को उस ओर खींच रही है? इसके अलावा, उनके पास ग्रीन एम्परर के महल में प्रवेश करने के लिए टोकन क्यों था, जबकि उसके पास नहीं था? चू फेंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। यदि कोई छिपी हुई शक्ति उसे धकेल रही थी, तो उसने उसे टोकन क्यों नहीं दिया? क्या तुम मुझे नीचे देख रहे हो? किसी कारण से चू फेंग नाराज था। उसे अपनी उपेक्षा पर बहुत क्रोध आया। उसने अचानक अपना सिर उठाया और दरवाजे पर पहरा दे रहे एनपीसी की ओर देखा। चू फेंग ने तार खींचने की योजना बनाई। उसने अनुमान लगाया कि ट्रेजर पैलेस में ग्रीन एम्परर्स पैलेस में प्रवेश करने के लिए कोई टोकन होना चाहिए। उसके सामने यह आदमी अनगिनत सालों से दरवाजे की रखवाली कर रहा था। उसे पता होना चाहिए कि यह कौन सी मंजिल है ना? नियमों का उल्लंघन किसे पड़ी है? आज इस आदमी को यह कहना ही था, चाहे कुछ भी हो। किसने कहा था उसे भुला दिया जाए? आखिरकार, वह वर्तमान पीढ़ी के शीर्ष अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों में से एक था, है ना? चू फेंग वास्तव में बहुत क्रोधित था। तो क्या हुआ अगर आज वह अपनी हठधर्मिता दिखा रहा है? यदि आप मुझे नहीं बताते हैं, तो काली अंगूठी के साथ परेशानी पैदा करने के लिए मुझे दोष न दें। ये सोचते हुए, चू फेंग ने तुरंत दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी को घूरते हुए कहा, मैं ग्रीन सम्राट के महल जा रहा हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि टोकन कहाँ है ना? मुझे बताओ, वरना। जैसे ही उसने यह बात कही, चू फेंग ने काली अंगूठी वाली अपनी हथेली दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी के कंधे पर रख दी। दरवाजे की रखवाली कर रहा एनपीसी डर से कांप उठा और जल्दी से पीछे हट गया, मासूमियत से चिल्लाया, मी मिलोड, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ग्रीन एम्परर पैलेस जाना चाहते थे? तुम्हें टोकन की जरूरत नहीं है। चू फेंग आश्चर्यचकित था। क्या मतलब है तुम्हारा? दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी ने सबसे पहले डर के साथ चू फेंग के हाथ में काली अंगूठी की ओर देखा। उसने ध्यान से इशारा किया।
क्या ग्रीन एम्परर्स पैलेस जाना आपके लिए घर जाने जैसा नहीं होगा? चू फैंग ने भौं उठाई। उसने काली अंगूठी को अपने हाथ में रगड़ा। आपका मतलब है, यह अंगूठी ग्रीन सम्राट से संबंधित है? दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। सर, मैंने कुछ नहीं कहा। इसके अलावा, शायद यह आपकी समझ से थोड़ा अलग है। चू फैंग की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि यह अंगूठी ग्रीन सम्राट की नहीं थी? तो फिर इस आदमी ने ऐसा क्यों कहा कि ग्रीन एम्परर पैलेस में जाना घर जाने जैसा था? ये देखकर कि चू फैंग के चेहरे पर अभी भी जिज्ञासु भाव था, दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी ने जल्दी से विषय बदल दिया। सर, क्या आप ग्रीन एम्परर के महल में नहीं जा रहे हैं? बस इस अंगूठी के साथ चले जाइए। इसके अलावा, इस अंगूठी के साथ आपके साथी भी आपके साथ जा सकते हैं। कोई प्रतिबंध नहीं है। ओह, चू फैंग को ये सचमुच अविश्वसनीय लगा। मूल रूप से, उसने पहले ट्रेजर हॉल में सभी को कम प्रोफाइल में विकसित करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके हाथ में अंगूठी का इतना बड़ा अधिकार होगा। यह पता चला कि उसे नजरअंदाज नहीं किया गया था। दूसरे पक्ष ने शुरू से ही उसके लिए एक सार्वभौमिक कुंजी की व्यवस्था कर रखी थी। बेशक, शर्त यह थी कि अगर वास्तव में तथाकथित मास्टरमाइंड था। इसका कारण यह था कि चू फैंग केवल अनुमान लगा रहा था। उसे वह उत्तर मिल गया जो वह चाहता था। चू फैंग अब दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहता था। इस आदमी ने वाकई उसकी बहुत मदद की थी। उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह खुद ही जवाब ढूंढ लेगा। वह जल्दी से सबके पास लौट आया। उन्होंने सभी के साथ प्रत्युपायों पर चर्चा करने की योजना बनाई। आखिरकार, वह ट्रेजर हॉल में पानी में मछली की तरह था। उसे लगभग वह सब कुछ दिया गया जो वह चाहता था। यदि वह ग्रीन एम्परर्स पैलेस की ओर प्रस्थान करता है, तो न केवल सब कुछ अज्ञात हो जाएगा, बल्कि ट्रेजर हॉल में अफसरों का क्या होगा? खजाने तो गौण थे, लेकिन स्वर्गीय दाव मोती के टुकड़ों का क्या? चू फैंग निश्चित रूप से इस बात को नहीं छोड़ेगा। हालांकि, यदि वह ग्रीन एम्परर के महल में नहीं जाता और वैम्पायरिक केप अभी भी दूसरों द्वारा छीन लिया जाता, तो उसके लिए 9वीं श्रेणी का आध्यात्मिक निवास स्थापित करने का मामला बहुत दूर की बात होती। वह दुविधा में था। चू फैंग असमंजस में था। जैसे ही वह सोच रहा था, यू जाग गया था। अचानक, यू ने अपनी आंखें खोली। महान दाव हवा में गुनगुनाता हुआ प्रतीत हो रहा था। धमाका! एक ऊंचा पहाड़ अचानक चू फैंग की ओर टूट पड़ा। उनका आभामंडल बढ़ता हुआ और भयावह था। चू फैंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। अरे, क्या तुम मुझसे कुछ अच्छा नहीं सीख सकते? तुम जैसे ही आगे बढ़ोगे, मेरे साथ अभ्यास करना चाहोगे। चू फैंग ने उसे कोई रियायत नहीं दी। उसने तुरंत दानव संहारक हथियार निकाला और वार कर दिया। अगले ही क्षण दानव संहारक ऊंचे पहाड़ से टकरा गया। लेकिन इस बार, दानव कातिलों को पूरी तरह से दबा दिया गया था। धमाका! विशाल पर्वत ने सीधे दानव संहारक को दबा दिया। आहा! चू फैंग खुद को रोक नहीं सका और हल्के से खर्राटे लेकर कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। क्या निर्वाण के बाद तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ गई है? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा बैंगनी सुनहरा पर्वत भारी हो गया है? हा हा हा! इस समय, यू की घमंडी हंसी सुनी जा सकती थी। उसके हाथ की एक लहर से बैंगनी सुनहरा पर्वत तितर बितर हो गया। वह बहुत प्रसन्न था। बेशक, निर्वाण का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन एक बार जब आप इस पर चलेंगे, तो ताओ के बारे में आपकी समझ दूसरे स्तर तक बढ़ जाएगी। अब तुम मेरे बराबर नहीं हो। हा हा हा! चू फैंग इस आदमी के आत्मसंतुष्ट भाव को बर्दाश्त नहीं कर सका। वह मंद मंद मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक निर्वाण शुरू नहीं किया है। यह सुनकर यू की घमंडी हंसी अचानक बंद हो गई और वह तुरंत वास्तविकता में लौट आया। अरे, ये सच है। आपकी कृपाण तकनीक का क्षेत्र मुझसे कहीं अधिक ऊंचा है। शायद आपके लिए निर्वाण के मार्ग पर चलना मुझसे कहीं अधिक आसान है। तो क्या मैं केवल कुछ समय के लिए ही आत्मसंतुष्ट रह सकता हूं? चू फैंग गुस्से से बोला। ठीक है, बकवास बंद करो। जल्दी से मुझे बताओ कि निर्वाण का मार्ग क्या है। मैं जल्दी से निर्वाण प्राप्त कर लूंगा और तुम्हें एक अच्छी जगह पर पहुंचा दूंगा। यू तुरंत उत्साहित हो गया। कौन सी जगह? हालांकि, चू फैंग की अमित निगाहों को देखते हुए, उसने शर्मिंदगी से अपने होंठ भींच लिए और काम पर लग गया। तथाकथित निर्वाण का मार्ग वास्तव में आपके ताओ की परीक्षा है। ऐसा मत सोचो कि तुमने दूसरे स्लैश को समझ लिया है। जब तुम वास्तव में निर्वाण के मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हें कुछ ऐसी खामियां मिलेंगी जो तुमने कभी नहीं खोजी थी।
ये छोटी छोटी चूकें आमतौर पर किसी भी चीज को प्रभावित नहीं करती हैं, लेकिन एक बार जब आप उच्च स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, जैसे कि मास्टर गॉड दायरा, तो ये परेशानी भरा होगा। इसलिए मैं निर्वाण के इस मार्ग को एक शब्द में संक्षेप में बताता हूं। आत्मचिंतन। कदम दर कदम यह आपकी कमियों को दूर करेगा और उनकी भरपाई करेगा। यदि आप उनकी भरपाई कर सकते हैं तो आप पास हो जाएंगे। यदि आप उनकी भरपाई नहीं कर सकते तो ये कहने के बराबर है कि आप अपने दांव पर चलना जारी रखने के योग्य नहीं है। अंत में कर्म की लपटें आपके शरीर को जला देंगी और आपकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। यही कारण है कि 9 मोहों का मार्ग जीवन और मृत्यु से भरा है। यू की आवाज सुनकर चू फैंग ने चुपचाप सिर हिलाया और ध्यान से उसका स्वाद लिया। फिर उसने अपनी सांस व्यर्थ नहीं जाने दी और पालथी मारकर बैठ गया। वह अपने स्वयं के दाव में विश्वास करता था। एक क्षण में ही वह निर्वाण के मार्ग पर चल पड़ा। आध्यात्मिक निवास के बिना वह इसे ले जाने के लिए कैस डानटियन का उपयोग करेगा। चू फैंग का मानना था कि तथाकथित स्वर्गीय दाव के पास हमेशा एक रास्ता होता है। चाहे कुछ भी हो, बचने का मौका हमेशा रहेगा। अगले ही पल धमाका। चू फैंग को लगा जैसे उसके दिल में झुलसती आग का एक गोला जल उठा हो और उसने तुरंत उसके पूरे शरीर को ढक लिया हो। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी कीमिया भट्टी में फेंक दिया गया हो और वह असहनीय रूप से जल रहा हो। उसकी चेतना तुरंत ही उसके कैस डानटियन में खींच ली गई। यहाँ चू फैंग ने पाया कि ऐसा लग रहा था जैसे कि एक महान मार्ग है जो पूरे अराजकता दानटियन को भेदता है। यह अंतहीन आकाश में छेद करता है। जहां तक उसका प्रश्न है, वह तो इस महान दाव के प्रारंभ में ही था। महान दाव के तहत कर्म ज्वालाएं भयंकर रूप से जल उठी। चू फैंग को हर कदम पर आग की लपटों का दर्द सहना पड़ता था। कर्म ज्वालाओं के निरंतर तड़पने के कारण महान दाव और भी अधिक सघन हो गया प्रतीत होता था। चू फैंग समझ गया कि परीक्षण शुरू हो गया है। अगले ही पल चू फैंग की तेज आंखों ने पाया कि आग की लपटों के नीचे उसका महान दाव कुछ गड्ढों में जल गया था। उसकी चेतना उसमें प्रवेश कर गई। तुरंत महान दाव के बारे में अनगिनत प्रश्न उसके मन में उमड़ पड़े। चू फैंग को अचानक एक एहसास हुआ। त्रुटियों की जांच करने से यू का यही तात्पर्य था। ये खामियां ऐसी थी जहां उसे अभी तक दूसरे स्लैश को पूरी तरह से समझना बाकी था। निर्वाण समाप्त होने से पहले उसे उनकी भरपाई करनी थी, अन्यथा वो निश्चित रूप से मर जाएगा। ये सब समझने के बाद चू फैंग को अब कोई पछतावा नहीं था। वह तुरंत समझ गया। उनका मानना था कि उनकी समझने की क्षमता और दूसरे स्लैश की समझ के कारण उनका असफल होना संभव नहीं था। जैसे ही चू फैंग उनके लिए कुछ कर रहा था, अचानक एक रहस्यमय शक्ति अंदर घुस गई। मूलतः परेशानी वाली समस्या का तुरंत समाधान हो गया। इस समय चू फैंग के विचारों में मानो एक्सीलेटर लगा हुआ था। वे अत्यंत सक्रिय थे। कानून की शक्ति। निर्वाण से पहले चू फैंग पहले से ही कानूनों की घनी शक्ति से आच्छादित था। इस समय चू फैंग को समझ में आया कि यू ने पहले कानून की शक्ति के महत्व के बारे में क्यों चिल्लाया था। यह पता चला कि इस चीज के अस्तित्व के साथ दाव को समझने की दक्षता बढ़ गई थी। ऐसी स्थिति में वह निर्वाण में असफल कैसे हो सकता है। इस संयोजन के साथ चू फैंग की पहली निर्वाण यात्रा बेहद सुचारू रही। ये ज्ञात नहीं था कि कितना समय बीत गया था। चू फैंग, जो पालथी मारकर बैठा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में तलवारों की परछाइयां टिमटिमा रही हो। यू इतना डर गया कि वह जल्दी से कूद गया। वह चू फैंग की कृपाण का दोबारा परीक्षण नहीं करना चाहता था। ऐसा लग रहा है कि इस लड़के में काफी सुधार हुआ होगा। वह प्रताड़ित नहीं होना चाहता था। चू फैंग ने घबराए हुए यू को देखा और उपहास किया। काय। उसने हाथ आगे बढ़ाया और वार किया, हवा में छोड़े गए कृपाण के निशान को देखते हुए। चू फैंग मुस्कुराया। मैं अब 9 सेबरों के दूसरे स्लैश के बारे में भ्रमित नहीं हूं। चू फैंग अपनी वर्तमान ताकत के बारे में अनिश्चित था। वैसे भी उससे लगा कि वह यू जैसे 2 लोगों से लड़ सकता है। जहां तक यू की बात है, उसके अनुसार वह एक हाथ से 3 साधारण उच्च स्तरीय प्रथम मोड़ दिव्य प्रभुओं को मार सकता है। वह एक उच्च स्तरीय द्वितीय मोड़ दिव्य प्रभु के साथ कुश्ती भी लड़ सकता है। बेशक इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वह डींगे मार रहा था। जब वह सोच रहा था, दानव शिकार दल के सभी लोग वहां एकत्र हो गए। चू फैंग ने उन लोगों को देखा जिनका पूरी तरह से पुनर्जन्म हो चुका था और मुस्कुराया। 3 दिन और 3 रात की साधना के बाद, लगभग अक्षय संसाधनों की सहायता और हर कीमत पर कानून की शक्ति के उपभोग के साथ, वर्तमान दानव शिकार टीम ने अंततः दिव्य भगवान बनने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था।
वास्तव में लियू जियान, एर और अन्य लोग पहले से ही मध्य अवस्था के दिव्य प्रभु बन चुके थे। चू फेंग आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। अपने पूर्वजों द्वारा पेड़ लगाए जाने के बाद उनके वंशजों के लिए छाया का आनंद लेना बहुत आसान हो गया था। दिव्य प्रभु के दायरे तक पहुंचने के लिए उसे बहुत प्रयास करना पड़ा। अब दुनिया बदल गई थी। उसने एक गहरी सांस ली। चू फेंग अचानक वीर बन गया। हालांकि हमारी दानव शिकार टीम में अब केवल 1 दर्जन लोग हैं, हमारी नींव स्थापित हो चुकी है। दुनिया इतनी बड़ी है, हम कहां नहीं जा सकते। शक्ति के मामले में तथाकथित कुलीन परिवार केवल औसत दर्जे के हैं। केवल मानव और दानव आत्मा जातियां और पवित्र भूमि ही योग्य है। हालांकि जैसे ही चू फेंग भाषण दे रहा था, पास ही स्थित रियल्म गेट पर अचानक एक रोशनी टिमटिमाने लगी। यह इस बात का संकेत था कि कोई आ रहा है। अगले ही क्षण भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा क्रोधित भाव के साथ अकेले बाहर चला गया। जैसे ही उसने चू फेंग और अन्य लोगों को देखा, उसकी आंखों में क्रोध को दबाया नहीं जा सका। चू फेंग, तुम लोगों ने मेरे लिए तुम्हें ढूंढना मुश्किल कर दिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा इतना क्रोधित था। चू फेंग और अन्य लोग बहुत दूर चले गए थे। मूल रूप से उन्होंने 95वें स्तर पर एक अपरिहार्य जाल स्थापित किया था और चू फेंग के उसमें चलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया। हैरान होकर भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा ने चू फेंग और अन्य लोगों की खोज के लिए किसी को 96वीं मंजिल पर वापस भेज दिया। लेकिन बहुत खोजने पर भी कुछ नहीं मिला। जब तक उसने बाद में बलों से नहीं पूछा, तब तक उसे पता नहीं चला कि चू फेंग और अन्य लोग बहुत पहले ही दायरे के द्वार से निकल चुके थे। इस बार इसने भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा को चौंका दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि जब वे चले गए तो चू फेंग और अन्य निश्चित रूप से अभी भी 96वें स्तर पर थे। तो फिर रियल्म गेट से निकलने के बाद चू फेंग 95वें स्तर पर क्यों नहीं दिखाई दिया? उस स्थिति में उत्तर स्पष्ट था। चू फेंग के पास वास्तव में एक खजाना था जो मंजिलों को पार कर सकता था, जैसा कि उसने कहा था। एक टेलीपोर्टेशन ताबीज। उस क्षण भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा को इसका पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि यह आदमी चरणों को छोड़ सकता है, तो वह कभी पहला कदम नहीं उठाता। हताशा से भरे समूह ने भी जल्द से जल्द पर्याप्त टोल इकट्ठा करने और चू फेंग और अन्य लोगों को खोजने के लिए 94वीं मंजिल पर जाने का फैसला किया। लेकिन जब सभी ने पर्याप्त टोल इकट्ठा कर लिया, तो वे 94वीं मंजिल पर पहुंचे और उन्हें एहसास हुआ कि वहां अभी भी कोई नहीं था। आगे 93वें स्तर पर खजाने का भी आदान प्रदान हो चुका था। इस परिचित दृश्य को देखकर भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा को बुरा महसूस हुआ। लेकिन इस समय भारी नुकसान के कारण उनके सभी ट्रेजर पॉइंट समाप्त हो चुके थे। यदि वह दोबारा ऊपर जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता था। और इस समय 2 दिन बीत चुके थे। असहाय होकर वह केवल मुख्य बल को 93वें स्तर पर अस्थायी रूप से खजाना अंक जमा करने का आदेश दे सकता था। एक और दिन बीत गया। भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा ने टीम के सभी खजाना अंक अपने हाथ में इकट्ठा किया। उसने पहले ऊपर जाकर चू फेंग और अन्य लोगों के आंकड़ों की जांच करने की योजना बनाई। चूंकि वह नहीं जानता था कि उससे लगातार कितने स्तरों को पार करना होगा, इसलिए भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा ने दानव आत्मा कबीले, झेन्यू कबीले और दिमांग कबीले के खजाने के अंक भी मांगे। अन्य बलों ने भी मामले की गंभीरता को समझा। उन्होंने भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा का समर्थन करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका कारण ये था कि वे ये भी जानना चाहते थे कि उस बदमाश चू फेंग ने कितने स्तर खरीदे थे। अन्यथा अगर यह जारी रहा, भले ही उनके पास खजाना अंक हो, वे कुछ भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। वे केवल चू फेंग और दूसरों के पीछे चल सकते थे। उस स्थिति में भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा क्रोधित कैसे नहीं होगा? देव सम्राट के महल की यह यात्रा निश्चित रूप से उसका अब तक का सबसे बुरा अनुभव था। न केवल उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिला, बल्कि उसके साथ बार बार धोखा भी हुआ। भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा इतना क्रोधित था कि वह बार बार टेलीपोर्ट हो रहा था। वह चू फेंग और अन्य लोगों को ढूंढने के लिए दृढ़ था। अंततः लगातार 5 स्तरों को पार करने के बाद जब खजाना बिंदु नीचे पहुंचने वाले थे, तो स्वर्ग ने दया की और उसे अपराधियों को खोजने की अनुमति दी। उसके हृदय का क्रोध तुरंत भड़क उठा। चू फेंग, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। उसने बात करने की जहमत ही नहीं उठाई। जिस क्षण वह ऊपर आया, यह एक भयानक हत्या थी। भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा को विश्वास था कि यद्यपि वह अकेला था, उसके लिए इन छोटे साथियों के समूह से निपटना आसान होगा, जिनके पास उच्च स्तरीय दिव्य भगवान भी नहीं था। उसे अपनी नफरत को बाहर निकालने के लिए पिछले कुछ दिनों में हुई सारी शिकायतों का बदला लेना था। दूसरी तरफ चू फेंग और अन्य लोग भी दंग रह गए।
यह आदमी वास्तव में यहाँ था। इसमें शायद बहुत अधिक टोल लगेगा, है ना? कितना उदार। हालांकि चू फैंग को इस बात पर हैरानी थी कि यह आदमी अकेले क्यों भागा था। वह बहुत आश्वस्त था। बेशक अगर ये 3 दिन पहले की बात होती तो चू फैंग को अपने सामने इस बड़े आदमी से निपटने में आत्मविश्वास नहीं होता। लेकिन 3 दिन बाद पूरी दानव शिकार टीम पहले ही पुनर्जन्म ले चुकी थी। इस समय सब कुछ अनिश्चित था। उसने भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा के भारी घुसे को देखा, जिसका सामना अंतरिक्ष भी नहीं कर सका। उसकी आंखें थोड़ी ऊपर उठ गईं। यह आभा, तीसरा मोड़ या चौथा मोड़, जैसा कि पवित्र भूमि के 8 राजाओं में से एक से अपेक्षित था। उसकी ताकत वास्तव में कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना वायलेट फ्लेम दाववादी जैसे लोग कर सके। चू फैंग ने बुदबुदाया। हालांकि दुश्मन बेहद शक्तिशाली था, फिर भी चू फैंग को अपना खून खौलता हुआ महसूस हुआ। अभी उसे अपनी ताकत जांचने के लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत थी। क्या भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा सबसे उत्तम कृपाण परीक्षण पत्थर नहीं था? इसके अलावा ये बड़ा बेवकूफ खुद ही दौड़कर आया था। भले ही वह उसका मुकाबला न कर सके, फिर भी क्या उसके पास टीम के साथी नहीं थे? अपने हाथ में दानव शिकार टीम और संरक्षक सूक्ष्म जानवर की वर्तमान ताकत के साथ चू फैंग आत्मविश्वास से भर गया था। इसलिए भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा के दबंग मुक्का का सामना करते हुए चू फैंग ने केवल अपना सिर पीछे फेंका और हंस दिया। पहले मुझे उससे मिल लेने दो। तुम सब लाइन में रहो। अगर मैं उससे मुकाबला नहीं कर पाया तो तुम सब आगे बढ़ सकते हो। यू ने अपने होंठ भींच लिए। सावधान रहना कि तुम पीट पीट कर मर न जाओ। यह आदमी अब तक का हमारा सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी कहा जा सकता है। आप बहुत ज्यादा बातें करते हो, चू फैंग ने धीरे से शाप दिया। लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने पूरे शरीर को शक्ति से भर लिया और भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा को स्थिर दृष्टि से देखने लगा। अगले ही पल चू फैंग भी आगे बढ़ गया। उसका आकार हवा के समान था, जैसे आकाश के चमकते पंख अचानक प्रकट हो गए हो। उसने दानव संहारक को अपने हाथ में जकड़ लिया। स्लैश! पूरी दुनिया में एक जोरदार विस्फोट गूंज उठा। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे दानव संहारक हरे प्रकाश में बदल गया हो और उसने भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा के मुके पर वार किया हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। यह देखकर भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा हैरान नहीं हुआ बल्कि खुश हुआ। चू फैंग को क्या हुआ था ये कौन जानता था। वह तो खुद ही आगे बढ़ गया। क्या यह उसके लिए सुविधाजनक नहीं था? भाड़ में जाओ। भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा इस मुक्का में अपना सारा गुस्सा मिलाना चाहता था। पहली हवा चली और वह चट्टान की तरह दृढ़ हो गया। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे मंगल ग्रह पृथ्वी से टकरा गया हो। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। लगातार हुए विस्फोटों से आसपास के सभी लोग पीछे हटने को मजबूर हो गए। आसपास का स्थान थोड़ा थोड़ा ढहने लगा। चू फैंग की अजीब चीख पूरी दुनिया में गूंज उठी। अरे, यह आदमी सचमुच बहुत ताकतवर है। एक अनुभवी उच्च स्तरीय दिव्य भगवान से ऐसी ही अपेक्षा होती है। अगले ही पल चू फैंग को खून की उल्टी हुई और वह वापस लौट आया। लेकिन स्पष्ट रूप से यह एक छोटी सी चोट थी। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जबकि चू फैंग अभी भी इस बात पर आहें भर रहा था कि भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा कितना शक्तिशाली था, दूसरी ओर भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा मौके पर ही स्तब्ध था। क्या वह कैसे संभव है? अगर मुझे सही से याद है तो कुछ दिन पहले ये छोटे लोग उच्च स्तरीय दिव्य भगवान भी नहीं थे। भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा ने अपनी दाहिनी मुट्ठी को शून्य भाव से देखा। उस पर अभी भी पौधों की आभा से भरे तलवार के निशान थे। लेकिन क्यों? अभी तो केवल 3 दिन ही हुए हैं। वह वास्तव में मेरे मुके का सामना कर सकता है। मैं एक चतुर्थ पलट दिव्य भगवान हूं। ये कैसे हो सकता है? भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा बिल्कुल भी समझ नहीं सका। यह तो पहले ही प्रतिभावान लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका है। दूसरी तरफ चू फैंग भी आहें भर रहा था। चौथे चरण का दिव्य भगवान सचमुच बहुत शक्तिशाली है। मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। अगर दूसरे स्लैश की अंतहीन कठोरता न होती तो मुझे डर है कि मुझे बस कुछ हल्की चोटें ही नहीं लगती। हालांकि चू फैंग पहले से ही काफी संतुष्ट था। उन्हें केवल एक बार ही निर्वाण प्राप्त हुआ था। क्षेत्र की दृष्टि से वह प्रथम प्रवर्तक दिव्य भगवान के समतुल्य था। हालांकि वह चौथे टन दिव्य भगवान के पूर्ण शक्ति मुक्का का सामना करने में सक्षम था। दूसरे शब्दों में उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति लगभग एक साधारण तीसरे टन दिव्य भगवान के बराबर थी। चू फैंग मुस्कुराया। जैसा कि अपेक्षित था, सच्चे प्रतिभाशाली लोग कभी भी पर्यावरण के बारे में शिकायत नहीं करते। किसने कहा कि उच्च स्तरीय दिव्य भगवान रैंकों में नहीं लड़ सकते?
मैं, चू फैंग, इस पर विश्वास नहीं करता। अपनी ताकत का परीक्षण करने के बाद चू फैंग संतुष्ट था। उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया। दोस्तों, तुम सब हमला करो। आज चलो अपनी ताकत से दूसरों पर अत्याचार करने का स्वाद चखें। चू फैंग मुस्कुराया। अभी अभी हुए टकराव ने उसे बहुत आश्वस्त कर दिया था। उसने अपना हाथ हिलाया। आसपास का स्थान उतार चढ़ाव भरा था। सभी 5 संरक्षक सूक्ष्म जानवरों को बुलाया गया था। विकास के इन कुछ दिनों के बाद 5 संरक्षक सूक्ष्म जानवरों में जबरदस्त परिवर्तन हुए थे। न केवल वे सभी पहले मोड़ पर पहुंच गए थे, बल्कि बिग बेहेमोथ और रानी मेडुसा भी दूसरे मोड़ के भगवान दायरे में पहुंच गए थे। दूसरी ओर भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा हैरान था। ये क्या चीजें हैं? वह जानता था कि चू फैंग के पास एक सूक्ष्म जानवर था। आखिरकार एक बार उन्होंने 10,000 रेस यूथ टूर्नामेंट के दौरान इसकी एक झलक देखी थी। हालांकि उसने कभी नहीं सुना था कि वे इतने शक्तिशाली हैं। ऐसी शक्तिशाली दरबार दिव्य महाद्वीप में अधिकांश कुलीन परिवारों को आसानी से खत्म करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन यह अंत नहीं था। चू फैंग ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पीछे अचानक युद्ध की भयावह चीखें सुनाई देने लगी। दानव शिकार टीम के सभी लोग एकत्रित हुए। चारों ओर शक्तिशाली आभाएं घूम रही थी। यू को केंद्र में रखकर वे अचानक आकाश में उछले और एक हो गए। अंतहीन प्रकाश के बाद एक अत्यंत शक्तिशाली मेचा विशालकाय दुनिया में फिर से प्रकट हुआ था। वर्तमान दानव शिकार दल का पहले ही पुनर्जन्म हो चुका है। उनकी संयुक्त शक्ति के साथ मेचा दिग्गजों की शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। खास तौर पर यू, जो अभी अभी उच्च स्तरीय प्रथम मोड़ दिव्य भगवान तक पहुंचा था। उसका क्षेत्र इतना ऊंचा था कि वह दूसरे मोड़ दिव्य भगवान से भी कुश्ती लड़ सकता था। उसे केंद्र मानकर संपूर्ण मेचा दानव में एक आत्मा प्रतीत होने लगी। संसार में एक शक्तिशाली आभा लगातार प्रवाहित होती रहती थी। जब वे चुपचाप वहां खड़े थे, भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा को खतरा महसूस हुआ। उसने शक्तिशाली शत्रुओं के समूह को देखा जो अचानक उसके सामने आ गए थे। भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा अचंभित रह गया। ये सब बच्चे अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए? 3 दिन पहले तो वे स्पष्टतः दिव्य भगवान भी नहीं थे। अरे बाप रे, इस दुनिया में क्या गलत था? भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा का चेहरा अत्यंत उदास था, उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। उसने सोचा था कि जैसे ही वह चू फैंग को ढूंढ लेगा और 3 दिन पहले गंभीरता से लिया जाएगा, वह तुरंत इतना विशालकाय बन जाएगा कि उसकी तुलना की जा सकेगी। दूसरों के लिए ये निश्चित रूप से आसान होगा। लेकिन किसने सोचा था कि यह छोटी सी टीम, जिसे उन्होंने 3 दिन पहले तक गंभीरता से नहीं लिया था, अचानक इतनी बड़ी हो जाएगी कि उनकी बराबरी कर सकेगी। हालांकि चू फैंग ने स्पष्ट रूप से भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा को चौंकने का ज्यादा समय नहीं दिया। आकाश की ओर दहाड़ते हुए उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। आज मैं एक दानव शिकारी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा का परीक्षण करने के लिए पवित्र भूमि के राजा की उपाधि का उपयोग करूंगा। मारना। चू फैंग के आदेश का पालन करते हुए उसके पीछे राजसी मेचा विशालकाय और 5 विशाल संरक्षक सूक्ष्म जानवर उड़ गए। उन्होंने भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा को घेर लिया। चू फैंग ने दानव कातिलों को पकड़ लिया और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। एक क्षण में ही एक भयानक हमला भड़क उठा। धत्तेरी की। भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा चिल्लाया, उसकी आंखें आक्रोश से भरी हुई थी। मैं पवित्र भूमि का स्वर्गीय राजा हूं। मैं कभी एक मास्टर भगवान विशेषज्ञ था। भले ही मेरा महान दाव अब केवल एक प्रतिरूप है, लेकिन इसकी तुलना आप चोरों से कैसे की जा सकती है? भाड़ में जाओ। वह दहाड़ा। भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा भी पूरी तरह से फट गया। दोनों लौह मुठ्ठियां पूरी तरह से प्रतिरूप में बदल गईं, जब उन्होंने सभी दिशाओं से आक्रमण कर रहे शत्रुओं का सामना किया। बूम बूम बूम। ऐसी जबरदस्त टक्कर में महान दाव भी दहाड़ते हुए प्रतीत हुए। ऐसे शक्तिशाली हमले के तहत एक तीसरी बारी दिव्य भगवान शायद तुरंत राख में बदल जाएगा। चू फैंग के अनुमान में भले ही भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा एक चौथे बारी दिव्य भगवान था, वह इस तरह से बमबारी के बाद कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। हालांकि परिणाम सभी की उम्मीदों से परे था। भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा युद्ध के देवता की तरह था जो नश्वर दुनिया में उतर आया था। एक हल्के से मुके से उसने सुनहरी आंखों वाले पेंगोलिन को जमीन पर गिरा दिया। उसके मुके की गति कम नहीं हुई और उसने इंपीरियल क्लाउड फाल्कन को वहीं उड़ा दिया। अन्य सूक्ष्म जंतुओं को भी पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अनगिनत मुट्ठी छाया के तहत केवल चू फैंग और मेचा विशाल बलपूर्वक गुजर गए और भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा पर बमबारी की।
हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में यह अज्ञात था कि भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा ने किस खजाने का उपयोग किया था, लेकिन आसपास का स्थान एक बड़ी सरनी द्वारा तुरंत जम गया था। अगले ही पल भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा की आकृति अचानक भ्रामक हो गई। फिर वह उस स्थान से गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही चू फेंग और अन्य लोगों के पीछे था। चू फेंग और दूसरे आदमी की पीठ पर 2 जोरदार घूंसे मारे गए। उसने अपने पीछे तेज हवा का झोंका महसूस किया। चू फेंग की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई और वह दहाड़ते हुए बोला, सावधान, वह हमारे पीछे है, हमला जारी रखो, पीछे मत हटो। जब यू ने ये सुना तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत आगे बढ़ना जारी रखा। उन दोनों ने अत्यंत उच्च लड़ाकू प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया की और भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा के हमले की सीमा से बच निकले। ये देखकर कि वह पकड़ में नहीं आ सकता, भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा ने ऐसा न करने का फैसला किया। वह वहीं खड़ा रहा और उपहास करने लगा। हा, मैं मानता हूं कि मैंने पहले तुम्हें कम आंका था। तुम्हारी ताकत के साथ एक साधारण चौथे मोड़ वाले दिव्य भगवान भी तुम्हारे खिलाफ कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन मैं एक बार एक मास्टर भगवान था। यह एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र है। एक मास्टर भगवान की शक्ति एक ऐसा स्तर है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि आप मास्टर भगवान नहीं बनते हैं तो आप अभी भी एक चींटी हैं। भले ही मैं सम्मान से गिर गया हूं, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम कुत्ते धमका सके। तुम मुझे मारना चाहते हो। मेरे हाथ में जो छोटा टेलीपोर्टेशन स्काई फॉर्मेशन मिरर है, उससे पूछो कि क्या वह इसके लिए सहमत है। स्पष्टतः एक पूर्व मास्टर गॉड विशेषज्ञ के रूप में न केवल हैवी अर्थ हेवनली किंग का क्षेत्र अत्यंत ऊंचा था, बल्कि उसके पास एक पूर्व दिव्य हथियार भी था। हालांकि ये मास्टर देव हथियार किसी कारण से पहले से ही क्षतिग्रस्त थे, फिर भी वे अपने स्वामियों के हाथों में पहले से ही शक्तिशाली ताकत का प्रदर्शन कर सकते थे। उदाहरण के लिए, अभी भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा ने एक उपहासपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ एक जैद दर्पण पकड़ा हुआ है। इस प्रकार वे निस्संदेह अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ थे। चू फेंग और यू ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में गंभीरता देखी। हालांकि ये बात जितनी अधिक सच होती, उतना ही अधिक यह उनकी लड़ाकू भावना को उत्तेजित कर सकती थी। कुछ कमजोर लोगों को पीटने का क्या मतलब था? वे प्रतिभाशाली थे। आज हर किसी की सफलता की गति के साथ वे निश्चित रूप से चीजों को जीवंत करने के लिए स्वर्गीय राजा को मार देंगे। तो क्या हुआ अगर वह कभी मास्टर भगवान था? हम केवल मास्टर देवताओं को मारते हैं। हा, मार डालो। ये देखने के बाद कि भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा कितना शक्तिशाली था, न केवल चू फेंग और यू हतोत्साहित नहीं हुए, बल्कि वे और भी साहसी हो गए। उनकी आंखों में उत्साह स्पष्ट था। ये दृश्य देखकर भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा के चेहरे पर से व्यंग्य गायब हो गया और वह भौंचक्का रह गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इन 2 लोगों से निपटना इतना कठिन होगा। उसने सोचा था कि वे पीछे हट जाएंगे। सच कहें तो दानव शिकार टीम की शक्तिशाली ताकत को देखने के बाद भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा का पहले से ही पीछे हटने का इरादा था। इस बार वह लापरवाह हो गया था। वह अकेले ही दूसरे पक्ष को अस्थायी रूप से दबा सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से उनमें से किसी को भी मारने में सक्षम नहीं होगा। आखिरकार उसके हाथ में मौजूद लेसर टेलीपोर्टेशन स्काई फॉर्मेशन मिरर क्षतिग्रस्त हो गया था। हर बार जब वह इसका इस्तेमाल करता तो एक कूलडाउन समय होता। इस समय भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा केवल दूसरे पक्ष को डराकर भगा देना चाहता था और बिना किसी नुकसान के पीछे हटना चाहता था। वह पवन सवार स्वर्गीय राजा, दानव आत्मा जाति और अन्य सहायकों के वापस आने का इंतजार करेगा। यह एकदम सही योजना थी। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने बैठे ये 2 लोग पागल हो जाएंगे और उसे मार डालना चाहेंगे। पागलों की तरह हमला करते हुए 2 लोगों को देखकर भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। तुम मौत को दावत दे रहे हो। भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा गुर्राया। हाथ में लेसर टेलीपोर्टेशन स्काई फॉर्मेशन मिरर के साथ वह पहले से ही लड़ते हुए पीछे हटने की योजना बना रहा था। हालांकि चू फेंग उससे यह अवसर कैसे दे सकता था? वह तुरंत हंस पड़ा। उसे रोको। उसने अपना हाथ हिलाया। संरक्षक सूक्ष्म जानवर, जिन्हें स्पष्ट रूप से अभी अभी उड़ा दिया गया था, अचानक भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा के पीछे प्रकट हुए। पुनः टेलीपोर्टेशन। जैसे ही उसका शरीर ठोस हुआ, उसने पूरी ताकत से हमला कर दिया। यहां तक कि भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा भी इतनी कम दूरी पर स्थित 5 उच्च स्तरीय अधिपतियों को कम आंकने का साहस नहीं कर सकता। यदि वह सावधान न रहे तो वह बुरी तरह असफल हो सकता है।
कोई विकल्प नहीं था। भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा केवल अपने सामने छोटे टेलीपोर्टेशन आकाश गठन दर्पण को जल्दी से पकड़ सकता था। एक जोरदार धमाके के साथ भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा उड़ गया। शक्तिशाली प्रभाव ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसका पूरा शरीर टूटने वाला था। हालांकि एक स्क्रिप्ट की तरह जिसका अनगिनत बार पूर्वाभ्यास किया गया था, भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा को चूफैंग और यू की दिशा में उड़ते हुए भेजा गया था। चूफैंग मंद मंद मुस्कुराया। मेचा विशाल के साथ कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। स्वर्गीय स्वर्ण बैंगनी पर्वत श्रृंखला। 9 कृपाणों का दूसरा वार। इस समय उन दोनों की संयुक्त शक्ति धरती हिला देने वाली थी। संयोगवश जब भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा की पुरानी ताकत समाप्त हो गई थी और वह अभी तक ठीक नहीं हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि परिणाम क्या होगा। धमाका धमाका। भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा की अभिव्यक्ति अत्यंत बदसूरत थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसे सिर पर मारा गया। उत्तम सहयोग की एक श्रृंखला ने भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा को चकित कर दिया। उसे खून की उल्टी हुई। ऐसा लग रहा था कि महान दाव का पतन होने वाला है। वह तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गया। यदि ये तथ्य न होता कि लघु टेलीपोर्टेशन आकाश संरचना दर्पण ने महत्वपूर्ण क्षण पर अपना प्रभाव पुनः प्राप्त कर लिया होता और भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा जल्दी से दूर टेलीपोर्ट नहीं हो जाता, तो वह चूफैंग द्वारा मारा गया होता। भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा हैरान था। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह एक प्रतिष्ठित चतुर्थ टन दिव्य भगवान और पूर्व मास्टर भगवान विशेषज्ञ कुछ कनिष्ठों द्वारा लगभग मौत की साजिश रची जाएगी। इसका मुख्य कारण यह था कि 5 प्रभु स्तरीय सूक्ष्म जानवरों का टेलीपोर्टेशन बहुत अप्रत्याशित था। उन्होंने ये कैसे किया? भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा ने दूर से चूफैंग और अन्य लोगों को सावधानी से देखा। हालांकि उसने चूफैंग के चेहरे पर केवल उपहासपूर्ण मुस्कान देखी। क्या आपको लगता है कि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो टेलीपोर्ट कर सकते हैं? मेरा संरक्षक सूक्ष्म जानवर भी ऐसा ही कर सकता है। मेरे संरक्षक क्षेत्र में मैं उन्हें दूर रख सकता हूं या उन्हें रिहा कर सकता हूं। ये सिर्फ कानूनों की अधिक शक्ति का उपभोग कर रहा है। भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा को देखते हुए, जो अपनी बुद्धि से डर गया था, चूफैंग ने और भी अधिक उपहास किया। क्या तुम सच में पवित्र भूमि के 8 राजाओं में से एक हो? तुम तो वैसे ही दिखते हो। अगर तुम में हिम्मत है तो भागो मत। चलो फिर से लड़ते हैं। हालांकि इस समय गंभीर रूप से घायल भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा ने चूफैंग के उकसावे को नजरअंदाज कर दिया। वह सचमुच डर गया था। इससे पहले कि वह ये समझ पाता कि 5 भगवान स्तर के सूक्ष्म जानवर टेलीपोर्ट क्यों कर सकते हैं, वह फिर कभी आगे जाने की हिम्मत नहीं करेगा। खासकर अब जब वह गंभीर रूप से घायल हो चुका है। अगर वह लड़ना जारी रखता है तो वह सचमुच इन जूनियरों द्वारा मारा जा सकता है। हालांकि वह इस पर विश्वास करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन वास्तविकता यही थी। भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा असहाय था। उनका पहले से ही पीछे हटने का इरादा था। उसने अपने आप पर कोई दबाव नहीं डाला। ये जानते हुए कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता, वह निर्णायक रूप से पीछे हट गया। एक विशेषज्ञ जो मास्टर भगवान बन सकता है, उसका स्वभाव साधारण कैसे हो सकता है? आज जो अपमान हो रहा है, वह भविष्य में इन बदमाशों को मार डालने के बाद स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगा। इसमें शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं थी। इसके अलावा किसी को पता नहीं था। वह केवल नाक भान सिकोड़कर रह गया। अगले ही क्षण, बिना किसी हिचकिचाहट के, वह मुड़ा और दायरे के द्वार से बाहर निकलने की योजना बनाई। निचले स्तर पर जाने के लिए टोल की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह देखकर चूफैंग के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। यदि चतुर्थ पलट दिव्य भगवान बचना चाहते थे, तो बिना उकसावे के वह वास्तव में कुछ नहीं कर सकते थे। विशेष रूप से इस आदमी के पास मास्टर गॉड वेपन स्तर का टेलीपोर्टेशन खजाना था। इसके अलावा, जब उसने अभी टेलीपोर्ट किया था, तो हैवी अर्थ हेवनली किंग ने विशेष रूप से रियल्म गेट के करीब एक स्थान चुना था, इसलिए यह पहले से ही गार्जियन डोमेन की सीमा को पार कर चुका था। चूफैंग स्वाभाविक रूप से उन्हें रोकने के लिए एस्ट्रल बीस्ट्स का उपयोग टेलीपोर्ट करने के लिए नहीं कर सकता था। मुझे क्या करना चाहिए? मैं उससे रोक नहीं सकता। यू ने मेचा दानव को नियंत्रित किया और चूफैंग की ओर देखने लगा। यह आदमी प्रतिशोधी है। इस बार उन्होंने भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा के साथ मौत की दुश्मनी बना ली थी। अगर उन्होंने इस आदमी को भागने और फिर से संगठित होने दिया, तो यह एक बड़ी समस्या होगी। चूफैंग अचानक हंसा। वह छोटी सी शिकायत का बदला लेगा। मैं छोटी सी शिकायत का बदला लूंगा। उसने मेरा खजाना छीनने के लिए बार बार मुझे मारने की कोशिश की है।
मैं इस शिकायत को कैसे जाने दे सकता हूँ? यू ने गहरी आवाज में कहा। लेकिन हम उसे रोक नहीं सकते। चू फेंग मंद मंद मुस्कुराया। ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि मैं ये चाहता हूं या नहीं। चूंकि यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, तो क्यों ना वह अपने सभी तुरुप के पत्ते निकालकर आजमा ले। चू फैंग की आंखों में एक चमक चमक उठी, मानो वह इंतजार नहीं कर सकता था। जैसे ही वह बोल रहा था, कुछ हरकतों के साथ ही बास्केटबॉल के आकार की एक काली गेंद हवा में प्रकट हुई। चू फैंग ने हैरान यू को नजरअंदाज किया और आदेश दिया, जल्दी करो। इंजेक्शन लगाओ। 6:59। जितना हो सके उतनी ऊर्जा काली गेंद में डालो। जैसे ही वह प्रकट हुआ, आसपास का स्थान विकृत हो गया, जिससे यू अचंभित रह गया। यह क्या है? चू फैंग ने हैरान यू को नजरअंदाज किया और आदेश दिया, जल्दी करो। काली गेंद में जितनी हो सके उतनी ऊर्जा डालो। उसने 5 प्रभु स्तर के सूक्ष्म जानवरों को भी नहीं छोड़ा। चू फैंग ने उन्हें इसमें अपनी पूरी ताकत झोंकने का भी आदेश दिया। हालांकि वे नहीं जानते थे कि चू फैंग क्या कर रहा था, फिर भी सभी ने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था। अगले ही क्षण सभी की शक्ति तुरंत अवशोषित हो गई। उसके सामने स्थित ब्लैक होल भी गुब्बारे की तरह तेजी से फैल गया। दुनिया को नष्ट करने वाली भयावह शक्ति को महसूस करते हुए यू आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। चू फैंग, मेरी पीठ पीछे तुम्हें क्या लाभ मिला? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह चीज मुझे आसानी से मार सकती है? चू फैंग ने एक गहरी सांस ली और अपने सामने पड़ी काली गेंद को आशा भरी नजरों से देखा, जो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम लग रही थी। यह एक नवजात ब्रह्मांड है। यह आशा का प्रतीक है, लेकिन इसमें विनाश निहित है। जैसे ही उसने ये कहा, चू फैंग ने अचानक काली गेंद को भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा पर फेंक दिया। इस समय भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा पहले से ही दायरे के द्वार पर भाग गया था। उसने अचानक अपने पीछे एक भयानक शक्ति महसूस की और मदद नहीं कर सका, लेकिन पीछे देखा। अन्यथा आज सचमुच उसकी यही मृत्यु हो सकती थी। हवा में तैरते काले सूरज को देखकर भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा भी मदद नहीं कर सका, लेकिन निगल गया। वह अचानक बहुत खुश हुआ कि उसने समय रहते भागने का फैसला किया था। अन्यथा आज सचमुच उसकी यही मृत्यु हो सकती थी। दुर्भाग्यवश आप लोग अभी भी एक कदम बहुत देर से आए हैं, हा। वह दायरे के द्वार से निचले स्तर पर लौटने से सिर्फ एक कदम दूर था। उस समय अगर हमला शक्तिशाली था तो क्या हुआ? अचानक भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा ने उपहास किया। मुझे आश्चर्य है कि इस बच्चे को क्या हो गया है। क्या वह मेरे सामने अपना तुरुप का पत्ता नहीं दिखा रहा है? ठीक है, अगली बार मैं उसे मारने में अधिक आश्वस्त हो जाऊंगा। ये कहते हुए वह दायरे के द्वार में प्रवेश करने ही वाला था। यू ने उत्सुकता से चू फैंग को देखा। चू फैंग, लगता है बहुत देर हो चुकी है। उस समय चू फैंग मंद मंद मुस्कुराया। वह अचानक चिल्लाया, गेट। मुझे समय रोकने में मदद करो। धन्यवाद। गेट, दरवाजे की रखवाली करने वाले एनपीसी के लिए चू फैंग का उपनाम। इस आदमी ने चू फैंग की अनगिनत बार मदद की थी। वह चू फैंग का आदमी था। इस समय जब उसने चू फैंग की आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर अनिच्छा झलक रही थी। हालांकि चू फैंग को उस व्यक्ति का टोकन लेने के लिए किसने कहा था? जहाज पर चढ़ने के बाद नीचे आना मुश्किल होगा। अगले ही क्षण दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी ने अपना हाथ हिलाया और रियल्म गेट को कैद कर लिया। रियल्म गेट का रखरखाव चल रहा है। कृपया प्रतीक्षा करें। क्या? इस समय भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा की आंखें सदमे से भर गईं। यह पहली बार था जब उसे पता चला कि राज्य द्वार की रखवाली करने वाला यह व्यक्ति जीवित है। क्या वह स्वतंत्र विचार वाला था? लेकिन स्पष्टतः भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा के पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उसके पीछे एक अत्यंत चमकदार काली रोशनी चुपचाप खिल गई थी, जैसे वह सब कुछ निगल जाना चाहती हो। ब्रह्मांड ढह गया और सब कुछ नष्ट हो गया। भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा की अभिव्यक्ति पानी की तरह काली थी। अंतहीन क्रोध के साथ वह दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी को घूर रहा था। वह गुस्से से चिल्लाया, तुम नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। महान सम्राट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी ने कंधे उचकाए और धीरे से बुदबुदाया, महान सम्राट अभी यहाँ नहीं है, लेकिन वह आदमी। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, भयावह विस्फोटक ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई और ऐसा लगा जैसे सब कुछ नष्ट कर देगी। चाहे भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा कितना भी क्रोधित क्यों न हो, यह बेकार था। जीवित रहने की उसकी इच्छा अचानक फूट पड़ी। अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को घसीटते हुए उसने एक गहरी सांस ली और अपने सामने लेसर टेलीपोर्टेशन स्काई फॉर्मेशन मिरर को पकड़ लिया।
उसने एक सुरक्षात्मक प्रकाश अवरोध को संघनित करने की पूरी कोशिश की। हालांकि बिग बैंग जैसे हमले के तहत उसे अभी भी अपनी चरम अवस्था में संघर्ष करने का मौका मिल सकता है। अब वह केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है और इसे भाग्य पर छोड़ सकता है। बचने के लिए टेलीपोर्टेशन बेकार। चारों ओर का वातावरण अत्यंत भयावह विस्फोटक ऊर्जा से भरा हुआ था, जिसके कारण पूरा स्थान अराजकता में था। हिलना असंभव था। यदि यह पुनर्तः लेसर टेलीपोर्टेशन स्काई फॉर्मेशन मिरर होता, तो वह इसे आजमा सकता था। अब वह विस्फोटक ऊर्जा का प्रतिरोध करने में मदद के लिए अपने मास्टर गॉड हथियार की प्रकृति का उपयोग कर सकता है। हालांकि भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा बहुत अच्छी तरह से जानता था। संपूर्ण दानव शिकार दल और 5 प्रभु स्तरीय सूक्ष्म जानवरों की सारी शक्ति को एकत्रित करके अंततः सिंगुलैरिटी ब्रह्मांड सभी शक्तियों को सम्मिलित और उदात्त करेगा। विस्फोट द्वारा उत्पादित शक्ति 1/4 मोड़ दिव्य भगवान को आसानी से नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा ने आकाश की ओर क्रोध से दहाड़ लगाई। नहीं, वहां से भागने के लिए इतना प्रयास करने के बाद भी मैंने महान युग को उतरते या मास्टर गॉड दायरे में लौटते नहीं देखा है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन अगले ही पल अनंत श्वेत प्रकाश ने सब कुछ डुबो दिया। भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा की आवाज अचानक बंद हो गई। यहां तक कि समय और स्थान भी रुक गए प्रतीत हुए। दरवाजे की रखवाली कर रहा एनपीसी भी विस्फोट के बीच में था, लेकिन वह ट्रेजर हॉल के साथ एक था। जब तक कोई सीधे पूरे ट्रेजर हॉल को नष्ट नहीं कर देता, तब तक वह नष्ट नहीं होगा। उग्र ऊर्जा के बीच दरवाजे की रखवाली कर रहा एनपीसी खुद से कुछ बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सका। इतनी कम उम्र में वह एक मास्टर भगवान भी नहीं है, लेकिन वह पहले से ही एक भ्रूण ब्रह्मांड को बुला सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे चुना गया। लेकिन दूसरी तरफ चू फैंग और अन्य लोग दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी की तरह निश्चिंत नहीं थे। इस समय जब उसने भूकंप के बाद का झटका देखा तो उसका चेहरा हरा हो गया। वह जल्दी से चिल्लाया, भागो, भागो। इसे विस्फोट करने से पहले चू फैंग ने इसकी शक्ति इतनी भयानक होगी इसकी उम्मीद नहीं की थी। इस विस्फोट में मित्र और शत्रु में कोई भेद नहीं था। यह तो बस आपसी विनाश का कदम था। यद्यपि वे विस्फोट के केंद्र से बहुत दूर थे, फिर भी सभी ने अपनी पूरी ताकत विस्फोट में झोंक दी थी। अब उनके पास बचाव की ताकत कैसे हो सकती थी? वे केवल भाग सकते थे। यदि वे तेज दौड़ते तो ठीक था, लेकिन यदि वे धीरे दौड़ते तो। भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा उनके लिए एक सबक था। वे पागलों की तरह भाग गए। वे अत्यंत दयनीय स्थिति में थे। सौभाग्य से वे पहले ही बहुत दूर जा चुके थे। हवा की एक भयानक लहर के बाद सभी लोग जमीन पर गिर पड़े और उन्हें केवल हल्की चोटें आईं। चू फैंग को डर का एहसास हुआ। ये बात तो दोधारी तलवार थी। ये वास्तव में दुश्मन को मारने का हथियार था, लेकिन मुख्य बात यह थी कि उन्हें खुद को बचाने का कोई तरीका सोचना था। अन्यथा क्या वे दुश्मन को मारकर खुद का बलिदान नहीं कर रहे थे? चू फैंग अभी सोच ही रहा था कि अचानक साफ आसमान काले बादलों से ढक गया। बिजली चमकी और बहुत ही उदास माहौल था। कुछ ही देर बाद आधे आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगी। जब वे चू फैंग की हथेली पर उतरे तो वे वास्तव में चमकीले लाल रंग के थे। इस समय दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी की धीमी आवाज सुनाई दी। मास्टर भगवान की मृत्यु हो गई है, महान दाव की मृत्यु हो गई है, और रक्त की बारिश ने उन्हें भेज दिया है। इस दुनिया में एक शीर्ष स्तरीय अस्तित्व कम हो गया है। हालांकि चूंकि यह भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा बहुत पहले ही मास्टर देव क्षेत्र से गिर चुका है, इसलिए केवल आधी रक्त वर्षा और छिटपुट वर्षा की बूंदें हैं। कितनी हास्यास्पद बात है। चू फैंग ने भौं उठाई। क्या वास्तव में एक मास्टर भगवान स्तर का अस्तित्व इतना प्रभावशाली था? अगर वह मर भी गया तो क्या इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा? हालांकि भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा वास्तव में थोड़ा कमजोर था। बाकी सभी के पास रक्त के रंग का तूफान था, लेकिन यह आदमी ठीक था। जैसे ही चू फैंग उसे चिढ़ा रहा था, 93वें स्तर पर खून की बारिश भी हुई। यद्यपि वर्षा की बूंदें बहुत अधिक नहीं थीं, फिर भी पवित्र भूमि के लोग जब ये दृश्य देख रहे थे तो वे वहीं दंग रह गए। पवन सवार स्वर्गीय राजा की आंखें भय से भर गईं जब उसने कहा, ये रक्त वर्षा। क्या एक मास्टर भगवान मर गया? कौन है भाई? क्या ये भारी पृथ्वी हो सकती है? एक क्षण के लिए पवन सवार स्वर्गीय राजा को एक अशुभ अनुभूति हुई। फिर उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। कुछ असंभव नहीं। हैवी अर्थ के चौथे टन दिव्य भगवान की शक्ति और छोटे टेलीपोर्टेशन स्काई फॉर्मेशन मिरर के साथ इस ट्रेजर पैलेस में उसे कौन मार सकता है? चू फैंग और अन्य, ये कैसे संभव है?
यहाँ तक कि कोई उच्च स्तरीय दिव्य भगवान भी नहीं है। भले ही भारी पृथ्वी उन्हें हमला करने की अनुमति दे, वे उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। शायद इस रक्त वर्षा में किसी की मृत्यु नहीं हुई। इसके बजाय ये ट्रेजर हॉल में एक घटना है। यह असंभव नहीं है। ऐसा कहने के बाद भी पवन सवार स्वर्गीय राजा अभी भी असहज था और उसने तुरंत आदेश दिया, जल्दी करो। खजाने के अंक जमा करना जारी रखो। मैं ऊपर जाकर देखना चाहता हूँ। एक क्षण के लिए पवित्र भूमि पर उपस्थित सभी लोग चुप हो गए। दूसरी ओर चू फैंग अच्छे मूड में था। उन्होंने सचमुच एक स्वर्गीय राजा को मार डाला था। इससे निस्संदेह ये साबित हो गया कि उनकी दानव शिकारी टीम वास्तव में उभरकर सामने आई थी। अगला कदम ब्लैक रिंग का उपयोग करके ग्रीन एम्परर्स पैलेस की ओर जाना था, ताकि वैम्पायरिक केप को ढूंढा जा सके और 9वीं श्रेणी का आध्यात्मिक निवास स्थापित किया जा सके। चू फैंग ने विचार किया। हालांकि अभी भी उनकी कई चिंताएं थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात स्वर्गीय दाओ मोती के टुकड़े के बारे में क्या? यदि वह यहां अवसर छोड़कर ग्रीन सम्राट के महल में चला गया, तो क्या होगा यदि हर स्तर पर स्वर्गीय दाओ मोती के टुकड़े दूसरों द्वारा छीन लिए गए? हालांकि अब वे बेकार थे, लेकिन ये पृथ्वी के भविष्य से संबंधित बात थी। वह कभी हार नहीं मानेगा। मुझे दोनों दुनियाओं का सर्वोत्तम लाभ उठाने का तरीका सोचना होगा। चू फैंग ने भौहें सिकुड़ी और चुपचाप सोचा। इस समय यू आगे झुकी और बुदबुदाया, मुझे अभी पता चला कि इस स्तर पर मिशन नियम वाइल्ड बुल्स हंट 2.0 है। क्या संयोग है? हाँ। यू की आवाज सुनकर अचानक चू फैंग को एक विचार आया। उसकी आंखें चमक उठी। समझ गया। बैलों को मारो। बैलों को मारना जारी रखो। कुछ खजाना अंक जमा करो और कुछ और स्तर ऊपर जाने की कोशिश करो। और इस बार हम किसी भी संसाधन के लिए विनिमय नहीं करेंगे। हम केवल स्वर्गीय दाओ मोती के टुकड़ों के लिए विनिमय करेंगे। बहुत सारे खजाने के बिंदुओं की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम ऊपर के दर्जन भर स्तरों में स्वर्गीय दाओ मोती के सभी टुकड़े खरीद सकते हैं, तब तक अन्य ताकतें निश्चित रूप से कम समय में पकड़ नहीं पाएंगी। आखिरकार उनके द्वारा उठाए गए हर कदम के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हम ग्रीन एम्परर्स पैलेस का काम पूरा करने के बाद वापस आएंगे। किसी भी काम में देरी नहीं होगी। उस स्थिति में हमें केवल कुछ खजाना अंक जमा करने की आवश्यकता है। अब जब हमारी टीम की ताकत बढ़ गई है, अगर हम एक साथ काम करते हैं और जंगली सांडों को मारते हैं, तो हमारी गति निश्चित रूप से बहुत तेज होगी। आधा दिन पर्याप्त है। चू फैंग उत्साह से बोला। अन्य लोग सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सके। इस तरह वे न केवल दूसरों को स्वर्गीय दाओ मोती के टुकड़े छीनने से रोक सकते थे, बल्कि वे अवसरों की तलाश के लिए ग्रीन सम्राट के महल की ओर भी जा सकते थे। ये कहना पड़ेगा कि चू फैंग का दिमाग बहुत तेजी से काम करता था। यू अचानक हंस पड़ा। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो चलें। हम बैलों को मारने से परिचित हैं। क्लियरेंस का गुप्त मैनुअल। बुल्स 2.0 को मारना। ग्रीन सम्राट के महल के लिए रवाना। चू फैंग के सुझाव को सभी ने स्वीकार कर लिया। संयोगवश इस स्तर पर नियमों का लक्ष्य भी सभी का पुराना परिचित था। हत्या बैल 2.0। सब कुछ बहुत परिचित था। अंतर केवल इतना था कि सभी की ताकत में पहले से ही भारी बदलाव आ चुका था। उन्होंने गुप्त रूप से गेट से मंजूरी की गुप्त पुस्तिका मांगी। ऐसे जासूस के साथ उसका उपयोग न करना बर्बादी होगी। दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी ने भी अंत तक लोगों की मदद करने पर जोर दिया। दरअसल मुख्य कारण ये था कि वह पहले ही समुद्री डाकू जहाज पर चढ़ चुका था और उतर नहीं सकता था। चू फैंग के लिए पहले उसने जो विभिन्न सुविधाएं की थीं, वह उसके लिए दर्जनों बार बाहर होने के लिए पर्याप्त थी। अभी वह केवल यह आशा कर सकता था कि चू फैंग काली अंगूठी पकड़ सके और चलना जारी रख सके। भविष्य में जब वह देव राजवंश का सच्चा बड़ा आदमी बन गया, तो उस आदमी को बस उसके लिए कुछ अच्छे शब्द कहने की जरूरत थी। दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी ने कल्पना की। हालांकि चू फैंग ने निर्दयतापूर्वक उसे बाधित कर दिया। ये कल्पना करना कठिन था कि एक एनपीसी इतनी बुरी तरह कैसे मुस्कुरा सकता है। वह मुस्कुराया। चू फैंग ने सीधे कहा, गेट, मैं इस बार तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। बस मुझे इस स्तर पर उन मिशन प्रकार के एनपीसी के निर्देशांक बताओ। हम लालची नहीं हैं। अगर पर्याप्त हैं, तो हम चले जाएंगे। दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी ने आंखें घुमाई और मन ही मन कोसा। ये कठिन नहीं है। आप और क्या चाहते हैं? बस अपना बैलेंस जोड़ें। बेशक उन्होंने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। क्या होगा अगर चू फैंग ने वास्तव में उसे खजाना अंक जोड़ने के लिए कहा? हालांकि
ऐसा नहीं लगता था कि कोई और रास्ता नहीं था। आहा, विषय से भटक रहा हूं। सतह पर दरवाजे की रखवाली कर रहा एनपीसी अभी भी अनिच्छुक दिख रहा था। हालांकि उसके हाथ की एक लहर से सफेद तारों की एक गेंद चूफैंग के हाथ में आ गिरी। वे सभी यहाँ हैं, लेकिन उन एनपीसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया है। अगर वे पूछें तो बस इतना कहना कि तुम भाग्यशाली थे और उनका सामना हुआ। उन्होंने निर्देश दिया। दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे ही वह मुड़ा और वापस दायरे के द्वार में चला गया। उसने हाथ बढ़ाकर खींचा। राज्य द्वार बंद हो गया। स्पष्टतः वह चूफैंग को दोबारा नहीं देखना चाहता था। चूफैंग को इसकी परवाह नहीं थी। वह खुशी खुशी अपने हाथ में निर्देशांक देख रहा था। यहां तक कि इसने प्रत्येक एनपीसी द्वारा जारी किए जाने वाले मिशनों को भी पूरी तरह से चिन्हित कर दिया। चूफैंग मुस्कुराया। मैं जानता हूं कि मेरे गेट की जबान तीखी है, लेकिन दिल नर्म है। चल दर, हमारे पास केवल आधा दिन है। उन्होंने समय सीमित कर दिया क्योंकि उन्हें चिंता थी कि पवन पर सवार स्वर्गीय राजा और अन्य लोग अचानक फिर से दौड़कर आ जाएंगे। यद्यपि संभावना बहुत कम थी, चूफैंग जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने अभी अभी उस आदमी के भाई को मारा था। अगर उसने कुछ किया होता तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। वहां कोई शब्द नहीं थे। समूह तेजी से भाग गया। 88वें स्तर पर उनमें से कुछ ही थे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी इच्छानुसार सभी जंगली बैलों को चुना। हालांकि चूफैंग ने पहले एनपीसी 3 और 5 की यात्रा करने का फैसला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दोनों एनपीसी कुछ संग्रह मिशन जारी करेंगे। चूफैंग ने एक नजर डाली। संयोगवश एक को बैलों के खुर चाहिए थे और दूसरे को उनकी पूंछ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूफैंग के भंडारण स्थान में अभी भी लगभग 20,000 जंगली बैल की लाशें थीं। सींगों के अलावा, जिनका उपयोग मिशन प्रस्तुत करने के लिए किया गया था, शेष शव अभी भी वहीं थे। चूफैंग ने इन्हें विशेष रूप से तब एकत्र किया था जब वह पहले स्तर पर बैलों की खेती कर रहा था। उस समय उन्होंने सोचा कि क्या होगा यदि भविष्य में वे इन्हें पुनः उपयोग कर सकें। उसे अभी भी याद है कि उस समय यू ने उसे कचरा इकट्ठा करने वाला कहकर उसका मजाक उड़ाया था। लेकिन आज इसे देखते हुए, चूफैंग ने उपहास किया। यू की अजीब निगाहों के सामने वह चला गया। जल्द ही समूह एनपीसी के निर्देशांक पर पहुंच गया। उन्होंने इस मिशन को अत्यंत सहजता से स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने मिशन प्रस्तुत किया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जब तक चूफैंग इन एनपीसी के सामने काली अंगूठी लहराता, उनका रवैया तुरंत काफी बदल जाता। बस इस बार चूफैंग और अन्य लोगों ने 100,000 खजाना अंक अर्जित किए थे। अचानक सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका मूल लक्ष्य एक पल में ही पूरा हो गया हो। तो फिर क्या उन्हें जारी रखना चाहिए? अभी आधा दिन होने में काफी समय था। उन्हें क्या करना चाहिए? सबने चूफैंग की ओर देखा। चूफैंग केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सकता था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि कार्यकुशलता इतनी अधिक होगी। हालांकि चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, वैसे भी उसे और अधिक खजाना अंक मिलने से कोई परेशानी नहीं थी। उसे बस कुछ और स्वर्गीय दावमोती के टुकड़े खाली करने थे। अभी आधा दिन बाकी है। चलो हम सब अलग हो जाएं और जितना हो सके जंगली सांडों का शिकार करें। आधे दिन बाद यहां इकट्ठा हो। चूफैंग ने अंतिम निर्णय लिया। दानव शिकार दल 3-3 के समूह में रवाना हुआ। दानव शिकार दल की वर्तमान ताकत और किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के बिना कुछ जंगली बैलों का शिकार करना बेहद आसान था। यू बेसब्री से चूफैंग का पीछा करना चाहता था, लेकिन वह चूफैंग की लात से उड़ गया। यह आदमी बहुत ताकतवर है। क्या इसके साथ रहना बेकार नहीं जाएगा? अंत में सबकी ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच चूफैंग टीम की केवल 2 महिलाओं के साथ वहां से चला गया। जब पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर काम करते थे तो इससे थकान नहीं होती थी। आधे दिन बाद संतुष्ट होकर चूफैंग और अन्य लोग 88वें स्तर से चले गए। मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने 300,000 से अधिक खजाना अंक प्राप्त किए थे। ये भी कुछ ऐसा था जिसकी चूफैंग ने उम्मीद नहीं की थी। दानव शिकार दल के सदस्य बहुत ही भयानक थे। अंधेरे में एनपीसी की मदद से लाभ ऐसे ही प्राप्त हुए। हालांकि ये भी अच्छा था। अगर वह स्वर्गीय दावमोती के टुकड़े के दर्जनों स्तरों को खाली कर देता, भले ही दूसरे लोग मेहनत से ऊपर चढ़ते, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा कुछ संसाधन मिल जाते। स्वर्गीय दावमोती के टुकड़े के बारे में तो सोचो भी मत। वह एक स्तर ऊपर चला गया। 87, 86, 85, 68, 67, 66। चूफैंग और अन्य लोगों ने इस बार एक रिकॉर्ड स्थापित किया था।
उन्होंने एक ही बार में लगभग 30 स्तर पार कर लिए। अपने सभी खजाना अंक का उपयोग करने के बाद उन्होंने 30,000 से अधिक स्वर्गीय दावमोती प्राप्त किए थे। पहले से प्राप्त 20,000 से अधिक टुकड़ों को मिलाकर चू फैंग के पास स्वर्गीय दावमोती के कुल 50,000 से अधिक टुकड़े थे। यह एक संपूर्ण टुकड़ा था। इसके अलावा इस अनुभव के बाद चू फैंग को कुछ अजीब बात पता चली। तार्किक रूप से कहें तो जितना ऊपर जाया जाता है उतने ही अधिक स्वर्गीय दावमोती के टुकड़े होने चाहिए, लेकिन हकीकत में मामला इसके विपरीत था। बाद में अधिक से अधिक संसाधन थे और सभी प्रकार के प्राकृतिक खजाने अधिक से अधिक कीमती हो गए। हालांकि स्वर्गीय दावमोती के टुकड़ों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि कमी आई। यही कारण था कि वह 10 से अधिक स्तरों को खाली करने के बाद 20,000 से अधिक टुकड़े प्राप्त कर सकता था। अब 30 से अधिक स्तरों को खाली करने के बाद वह केवल 30,000 से अधिक टुकड़े ही प्राप्त कर सकता था। चू फैंग के मन में कुछ विचार थे। उनके पिछले अनुमान के अनुसार चाहे वह यिन स्वर्गीय दावमोती का टुकड़ा हो या यांग स्वर्गीय दावमोती का टुकड़ा, वे 99,999 छोटे टुकड़ों से बने होने चाहिए। इसका मतलब ये था कि स्वर्गीय दावमोती के टुकड़ों की कुल संख्या 200,000 से कम थी। जहां तक खजाने के हॉल की बात है, ये भगवान सम्राट के महल का एक हिस्सा मात्र था। ये तीनों मंदिरों की तुलना में कहीं कम कीमती था। स्वर्गीय दावमोती के टुकड़ों जैसी अत्यंत कीमती वस्तुओं को खजाना हॉल से पुरस्कार के रूप में निर्धारित करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। उस स्थिति में ये बात उचित थी। चू फैंग के लिए इससे निस्संदेह ग्रीन सम्राट के महल में जाने की उसकी इच्छा बढ़ गई। वैम्पायरिक केप के लिए, 9वीं कक्षा के आध्यात्मिक निवास के लिए और अब स्वर्गीय दावपल के टुकड़ों के लिए। वह अब अपने दिल की उत्तेजना को दबा नहीं सका। चू फैंग ने तुरंत अपना हाथ हिलाया। चलो चलें, हरे सम्राट के महल की ओर। लेकिन अगले ही पल यू की अनुचित आवाज फिर से सुनाई दी। समस्या यह है कि हम वहां कैसे पहुंचेंगे? क्या हमें पहले स्तर पर जाना चाहिए? लेकिन क्या होगा अगर नीचे जाते समय हमें पवित्र भूमि से आए लोग मिल जाएं? चू फैंग भी दंग रह गया। हाँ, अब हमारे पास चाबी है, लेकिन दरवाजा कहाँ है? दानव शिकार दल के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा। हालांकि चू फैंग के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। अगर कुछ हुआ तो गेट उसका समाधान कर देगा। हालांकि यह आदमी अब उससे बच रहा था। चू फैंग की मोटी चमड़ी के साथ यह स्वाभाविक रूप से एक बड़ी समस्या नहीं थी। उसे बस स्तरों को छोड़ना जारी रखना था। लेकिन इस बार ये रिवर्स स्किपिंग थी। अंत में दरवाजे की रखवाली कर रहे एनपीसी की नाराजगी भरी निगाहों के सामने सभी लोग पहले स्तर से ट्रेजर हॉल से बाहर निकल गए। हे भगवान, महान सम्राट! ये लोग अंततः चले गए। काफी समय के बाद ट्रेजर हॉल में अभ्यर्थियों को, चाहे वे किसी भी स्तर पर हों, लंबी हौंफने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने राहत की सांस ली हो। हालांकि इधर उधर खोजने के बाद भी उन्हें आवाज का स्रोत नहीं मिला। अंत में उन्होंने हार मान ली। दूसरी ओर खजाना हॉल छोड़ने के बाद चू फैंग ग्रीन सम्राट के महल की ओर बढ़ गया। खजाना हॉल भगवान सम्राट के महल के किनारे स्थित था और तीनों मंदिर केंद्र में थे। वे वास्तव में करीब नहीं थे। यात्रा के दौरान कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब सभी लोग हॉट नॉरिशिंग हॉल के पास से गुजरे तो अचानक अभ्यर्थियों का एक बड़ा समूह आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ बाहर चला आया। चू फैंग रुक गया और करीब से देखने लगा। हे भगवान, क्या ये वो परिवार नहीं था? और ऐसा लग रहा था कि उन सभी को बहुत कुछ हासिल हुआ है। वो शान कीमती दिव्य भगवान हथियारों से ढकी हुई थी। अपनी आभास से वह पहले से ही दिव्य भगवान दायरे में प्रवेश कर चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो परिवार को इस हॉल में बहुत कुछ हासिल हुआ है, जहां बहुत कम लोग आते थे। खास तौर पर वो परिवार के मुखिया वू याओयांग। चू फैंग को लगा कि उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। दूर से चू फैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उन्होंने सावधानीपूर्वक वू याओयांग का आंकलन किया। इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप में आने के बाद से यह एकमात्र स्थानीय विशेषज्ञ था जिसे वह जानता था, है ना? इससे पहले चू फैंग को केवल इतना पता था कि वह एक उच्च स्तरीय दिव्य भगवान था। हालांकि उनकी वास्तविक रैंक की जांच नहीं की जा सकी। आज चू फैंग के दायरे में उछाल आने के बाद वह अपना असली रूप देखने में सक्षम हो गया। एक चतुर्थ पलट दिव्य प्रभु। वह वास्तव में एक शीर्ष विशेषज्ञ था जो भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा से कमतर नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि अन्य कुलीन परिवार उसके अधीन थे और उसके पास गुप्त रूप से सभी पक्षों से संपर्क करने और पवित्र भूमि के अधिकार को भड़काने की हिम्मत भी थी। इतनी ताकत के साथ वह वास्तव में आश्वस्त था। जब चू फैंग ने वू याओयांग को देखा तो इस मोटे आदमी को कुछ आभास हो गया। उसके पास पीछे मुड़कर देखने का भी समय नहीं था।
वह घबराकर चिल्लाया, जल्दी करो, पंक्ति में खड़े हो जाओ। मैं कुछ ही दूरी पर कई शक्तिशाली आभाओं को महसूस कर सकता हूँ। जब वो शान और अन्य लोगों ने ये सुना, तो उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला और वो परिवार के विशेषज्ञों के साथ एक रक्षात्मक पंक्ति बनाई। इस समय वो याओयान को थोड़ी राहत महसूस हुई और वह जल्दी से पीछे मुड़ा। वह अविश्वास से भर गया। वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से स्वयं को रोक नहीं सका। चू फेंग, ये तुम हो? चू फेंग मुस्कुराया। वरिष्ठ वू, हम फिर मिलेंगे। वो याओयांग ने सदमे में चू फेंग का आकार छोटा कर दिया। अभी अभी जो तीक्ष्ण तलवार का इरादा था, तुम टूट गए। चू फेंग ने मंद मंद मुस्कुराकर सिर हिलाया। मुझे कुछ अवसर मिले और मैं भाग्यशाली रहा कि मैं सफल रहा। ये बताने लायक नहीं है। वो याओयांग ने गहरी सांस ली। उल्लेख करने लायक नहीं है। अगर मुझे सही से याद है, तो आपका पिछला क्षेत्र केवल दिव्य भगवान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के शिखर पर था। लेकिन अभी अभी तलवार की वह चमक, ये तो प्रथम मोड़ वाले दिव्य भगवान से भी अधिक है। बस कुछ ही दिनों में आपने कई क्षेत्र पार कर लिए। चू फेंग उदासीनता से मुस्कुराया। पहले ये केवल इसलिए था क्योंकि मेरे पास अनुवर्ती साधना तकनीक की कमी थी, जिससे मेरा क्षेत्र प्रदर्शित नहीं हो सका। यह अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने भी लंबे समय तक संचय किया है। तभी वो याओयांग थोड़ा शांत हुआ, लेकिन वह अभी भी बेहद सदमे में था। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि इस आदमी ने अपना आध्यात्मिक निवास भी नहीं खोला था। उसका क्षेत्र कई गुना अधिक ऊंचा था। यह आदमी तो सचमुच एक विचित्र व्यक्ति था। वो याओयांग ने चू फेंग का आंकलन किया। स्पष्टतः उसके मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न थे। हालांकि चू फेंग ने वू याओयांग के सवालों को बीच में ही रोक दिया और असमंजस में पूछा, वरिष्ठ, आप अभी भी हृदय पोषण हॉल में क्यों हैं? क्या आपको अन्य अवसरों में देरी होने का डर नहीं है? चू फेंग को याद आया कि वू याओयांग ने कहा था कि उसे हॉट नॉरिशिंग हॉल के बारे में कुछ जानकारी मिली है। हालांकि ये केवल एक छोटा सा अवसर था। उसने केवल एक नजर डालने और छोड़ने की योजना बनाई। ये सुनकर वू याओयांग अचानक उत्साह से मुस्कुराया। हा, ये वास्तव में एक छोटा सा अवसर था, लेकिन बाद में शान भाग्यशाली रहा और उसने आदिम आत्मा झरने का एक और कुंड खोज लिया। यह एक ताओ समझ खजाना है। हम अंदर साधना कर रहे थे, इसलिए अब तक देरी हो गई। दुर्भाग्य से प्राइमोर्डियल स्पिरिट स्प्रिंग का वह पूल अभी भी बहुत छोटा है। कुछ ही समय में ये सूख गया। अन्यथा मुझे लगता है कि हम और भी सुधार कर सकते थे। चू फेंग ने समझ में सिर हिलाया। उसने आदिम आत्मा वसंत के बारे में भी सुना था। इसका प्रभाव कानून की शक्ति जैसा ही था, लेकिन ये बहुत दुर्लभ था। चू फेंग ईर्ष्यालु नहीं था। जब तक उसके पास संसाधन थे, तब तक उसके कानून बनाने की शक्ति लगभग असीमित थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना आदिम आत्मा वसंत से की जा सकती थी। इस समय वो याओयांग ने फिर से बात की। बच्चे, हम ट्रेजर हॉल जाने की योजना बना रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम हमारे साथ चलना चाहते हो? क्या हम दोनों पक्षों की संयुक्त शक्ति से खजाने के महल में जो चाहें वह नहीं कर पाएंगे? खजाने हमारे नियंत्रण में हैं। पवित्र भूमि के अलावा हम किसी से नहीं डरते। ये सुनकर चू फेंग अचानक थोड़ा शर्मिंदा हुआ। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप न जाएं। वो याओयांग बहुत हैरान था। क्यों? चू फेंग ने हल्की खांसी की। क्योंकि मैंने पहले ही अंदर के सभी बेहतरीन खजानों को खाली कर दिया है। आपको खजाने के अंक जमा करने के लिए कम से कम 5 से 6 दिन बिताने पड़ सकते हैं। आपको पहले 80वें स्तर से ऊपर जाना होगा। वो याओयांग की आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि चू फेंग की बात खत्म होने से पहले उसने आगे कहा, ओह ठीक है, दानव आत्मा जाति, झेन्यू कबीला, दिमांग कबीला और पवित्र भूमि अभी भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो याओयांग का चेहरा अविश्वास से भर गया। हालांकि किसने सोचा होगा कि चू फेंग ने उसे जो झटका दिया वह उससे कहीं अधिक था। अपना गला साफ करते हुए चू फेंग फिर बोला, एक और बात है, यह शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। हमने पवित्र भूमि के भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा को मार डाला। अगर तुम अब भाग गए, तो तुम्हें पवन सवार स्वर्गीय राजा और अन्य लोग दोषी ठहरा सकते हैं। आखिरकार उनकी नजर में हम बहुत करीब थे। चू फेंग ने सहजता से कहा। उसका मूल इरादा अच्छा था। वह वू याओयांग को पहले से मानसिक रूप से तैयार करना चाहता था। अन्यथा यदि पवित्र भूमि के लोग उन्हें अचानक पकड़ ले तो क्या वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? हालांकि ये शब्द वू याओयांग के लिए बिजली के बोल्ट की तरह थे। वह मौके पर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने केवल एक ही वाक्य सुना हो। पवित्र भूमि और अन्य बड़ी ताकतों को चू फेंग ने धोखा दिया था।
यहाँ तक कि एक स्वर्गीय राजा की भी मृत्यु हो गई थी। वह भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा था। यहाँ तक कि उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वह उसे हरा सकता है। लेकिन वह तो ऐसे ही मर गया। वु याओयान का चू फैंग को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया था। अब वह उसे कम आंकने का साहस नहीं कर सका। इन नन्हे जीवों की वृद्धि की गति बहुत भयावह थी। शायद इस बात से शर्मिंदा महसूस करते हुए कि उसने उनकी आय का स्रोत बंद कर दिया था, चू फैंग ने फिर से साहस किया। इसलिए मुझे लगता है कि आपको ट्रेजर हॉल में नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ ग्रीन एम्परर के महल में आइए। मेरे पास आप सभी को अंदर लाने का एक तरीका है। इस बार वु याओयान को इतना झटका लगा कि उसका दिल बाहर निकलने वाला था। तुमने कहा था कि तुम हमें ग्रीन एम्परर के महल में ले जा सकते हो। चू फैंग ने हल्के से सिर हिलाया और स्पष्ट रूप से बोला, वास्तव में मेरे अपने स्वार्थी उद्देश्य हैं। मैंने इस बार पवित्र भूमि को पूरी तरह से अपमानित किया है। आप लोगों को साथ लाना एक बड़ी मदद मानी जा सकती है। बेशक आप मना करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। अपनी ताकत के साथ, जब तक आप सावधान रहें, आप अभी भी ट्रेजर हॉल में जीवित रह सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो चू फैंग मदद की तलाश में था। यदि वो याओयान तैयार था, तो वह वास्तव में उसे ग्रीन सम्राट के महल में लाना चाहता था। चू फैंग के अनुमान के अनुसार संभवतः ग्रीन सम्राट पैलेस में उसके कई दुश्मन थे। पवित्र भूमि की तो बात ही छोड़िए, उसने अभी अभी एक स्वर्गीय राजा को मार डाला था। हालांकि उसे नहीं पता था कि पवित्र भूमि के लोगों को पता चलेगा कि उसने स्वर्गीय राजा को मार दिया है। चू फैंग को सावधान रहना था। विशेष रूप से पवित्र भूमि से आया वह रहस्यमय सफेद वस्त्रधारी युवक ली युआन। कौन जानता था कि जो व्यक्ति सब कुछ त्याग कर पुनर्जन्म ले सकता है, उसके पास क्या क्या तरकीबें होंगी। माफी से अधिक सुरक्षित। इसके अलावा हुआनपू यू बहुत पहले ही ग्रीन सम्राट के महल में प्रवेश कर चुका था। इस आदमी ने कुछ नहीं कहा। दोनों पक्ष एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देते थे। अगर मौका मिला तो वे एक दूसरे को जान से मार देंगे। हालांकि अब जब यह व्यक्ति मानव आत्मा जाति के करीब पहुंच गया है, तो यह वास्तव में एक संघर्ष होने पर परेशानी का सबब बन जाएगा। इन लोगों के अलावा ग्रीन एम्परर पैलेस भी बहुत जीवंत था। तीसरी दुनिया से आने के बाद से बिंग याओ और अन्य लोगों के बारे में कोई खबर नहीं थी। इस बात की पूरी संभावना थी कि वे ग्रीन एम्परर के महल में हो। हालांकि यह महिला हमेशा से ही उससे दुश्मनी रखती थी। ये कहना मुश्किल था कि वह दोस्त थी या दुश्मन। इसलिए चारों तरफ दुश्मनों के ऐसे दृश्य का सामना करते हुए, भले ही दानव शिकार दल की ताकत बहुत बढ़ गई थी, चू फैंग अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। उसे और अधिक सहायता पाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना पड़ा। वो परिवार को इंपीरियल कोर्ट दिव्य महाद्वीप में कुछ शीर्ष शक्तियों में से एक माना जा सकता है। वे संभवतः पवित्र भूमि और मानव और दानव आत्मा जातियों के बाद दूसरे स्थान पर थे। विशेषकर वू परिवार का मुखिया वू याओयांग, जो काफी शक्तिशाली था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि इस आदमी का इरादा पवित्र भूमि के खिलाफ विद्रोह करने का था। उसने अंधेरे में कई चालें चली थी और पवित्र भूमि द्वारा उसे दबा भी दिया गया था। जैसा कि कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसके अलावा कुछ समय साथ बिताने के बाद उनका रिश्ता खराब नहीं रहा। सभी बातों पर विचार करने के बाद वो परिवार उन कुछ सहयोगियों में से एक था जिनसे वह संपर्क कर सकता था। उसने वू याओयान की ओर देखा, जो अभी भी गंभीरता से सोच रहा था। चू फैंग भी चिंतित नहीं था। अगर सीनियर वू वाकई मुश्किल स्थिति में है, तो चलो इस मामले को भूल जाते हैं। ऐसा दिखाओ कि मैंने कभी इसका जिक्र ही नहीं किया। एक बार जब उन्होंने चू फैंग की मदद करने का फैसला किया, तो इसका मतलब होगा कि वे पवित्र भूमि के विपरीत दिशा में थे। वू याओयांग वास्तव में अपना मन नहीं बना सका। हालांकि वह हमेशा पवित्र भूमि के आधिपत्य का विरोध करने का इरादा रखता था, फिर भी उसकी ताकत कम थी। अगर वह जल्दबाजी में काम करता, तो वह पूरे वू परिवार को ही नीचे खींच लेता। हालांकि इस बार चू फैंग ने जो प्रलोभन दिया था वह बहुत बड़ा था। हरे सम्राट का महल, ये वह मंदिर था जिसका सपना कई योद्धाओं ने देखा था। उदाहरण के लिए, मानव आत्मा जाति के जी चांग फेंग चू फैंग जैसे राक्षस की दोस्ती को त्याग देंगे और हुआनपू यू का अनुसरण करते हुए ग्रीन सम्राट के महल में चले जाएंगे। ये स्पष्ट था कि यह कितना लुभावना था। दूसरी ओर उनकी बेटी वो शानशान ने वू याओयान की शर्ट के कोने को खींचा। पिताजी, यदि आप इस समय जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर सकते, तो पवित्र भूमि का विरोध करना छोड़ दें। क्या आपको लगता है कि आपके पास अकेले 8 राजाओं का विरोध करने की क्षमता है? बस आज्ञाकारी होकर पवित्र भूमि को भविष्य में आपका खून चूसने दें।
इसके अलावा इस समय के दौरान आपने जो छोटी छोटी चालें गुप्त रूप से की हैं, क्या आपको लगता है कि पवित्र भूमि आपके साथ कुछ नहीं कर सकती? नहीं, उनके पास आपकी परवाह करने का समय नहीं है। क्या आप नहीं देख सकते कि पवित्र भूमि के 8 राजाओं में से 4 पहले ही देव सम्राट के महल में आ चुके हैं? जब महल का मामला खत्म हो जाएगा तो संभवतः वे सबसे पहले हमसे ही निपटेंगे। उस समय हमारा वो परिवार अभी भी मर जाएगा। हम चूफैंग के साथ अभी भी लड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि इस आदमी के पास एक मौका है। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। क्या आप नहीं देख सकते कि जिस टीम का उन्होंने नेतृत्व किया था उसकी ताकत में जबरदस्त बदलाव आया है? इस समय वू याओयांग जाग गया। सही, अभी उसका ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया? चू फैंग का राक्षस होना एक बात थी, लेकिन उसके आसपास के सभी लोग पुनर्जन्म क्यों ले रहे थे? इस आदमी ने ये कैसे किया? क्या इसका मतलब ये था कि जब तक उसका वू परिवार चू फैंग के साथ खड़ा रहेगा, उन्हें भी ऐसे लाभों का आनंद लेने का मौका मिलेगा? ग्रीन एम्परर्स पैलेस के प्रलोभन के साथ उसने अपने दांत पीस लिए और पैर पटकने लगा। अरे, तो फिर चलो पूरी ताकत से चलें। वो याओयांग को भी अब समझ आ गया। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा उसकी बेटी ने कहा था। पवित्र भूमि ने अब उसके साथ कोई सौदा नहीं किया क्योंकि उनके पास कुछ था। जब वे स्वतंत्र होंगे तो वे अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए उसका उदाहरण बनाएंगे। क्या वह सिर्फ एक मुर्गी नहीं थी जो वध किए जाने का इंतजार कर रही थी? जब स्थिति पहले से ही ऐसी थी तो उसने जोखिम क्यों नहीं उठाया? जैसे ही उसने यह बात कही, वू याओयांग ने अपना संचार पत्थर निकाल लिया। छोटे दोस्त चू फैंग, मुझे उम्मीद है कि तुम थोड़ी देर और इंतजार कर सकोगे। मैं उन सभी विशेषज्ञों को बुलाऊंगा जिनसे मैंने संपर्क किया है। संख्या में ही ताकत होती है। मुझे लगता है कि मैं विभिन्न स्तरों के कम से कम दर्जनों दिव्य प्रभुओं को बुला सकता हूं। वे सभी शीर्ष विशेषज्ञ हैं जो पवित्र भूमि के शोषण से असंतुष्ट हैं। उनके पास भी कोई अवसर नहीं है। वे शायद अब ट्रेजर पैलेस में कष्ट झेल रहे हैं। मैं उन सभी को हमारी मदद करने के लिए बुलाऊंगा और साथ ही आप उन्हें ग्रीन एम्परर्स पैलेस में प्रवेश करने का अवसर देंगे। बस इतना है कि आप मुश्किल स्थिति में नहीं हैं, है ना? चू फैंग ने भौं उठाई। अच्छी बात है। यह मुश्किल नहीं है। मैं लोगों को अंदर लाऊंगा। कोई प्रतिबंध नहीं है। गेट ने उससे यही बताया था। चू फैंग को विश्वास था कि गेट उससे झूठ नहीं बोलेगा। वू याओयांग ने चू फैंग पर एक और गहरी नजर डाली। इस बच्चे के पास बहुत सारे रहस्य थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। कुछ ही देर में एक के बाद एक लोग वहां आ गए। इसके अलावा चू फैंग ने झेन्यू कबीले को भी देखा। ये शीर्षस्थ परिवार है जिसकी प्रशंसा वू परिवार के बाद दूसरे स्थान पर की गई थी। शीर्षस्थ कुलीन परिवार जो पवित्र भूमि का अनुगमन गुलामों की तरह करते रहे थे। वास्तव में पवित्र भूमि हमेशा से वू परिवार को खत्म करना चाहती थी और झेन्यू कबीले को कुलीन परिवारों के नेता के रूप में स्थापित करना चाहती थी। वू याओयांग ने वास्तव में झेन्यू कबीले को दलबदल के लिए उकसाया था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी टीम में एक और शक्तिशाली उच्च स्तरीय दिव्य भगवान होगा? प्रभावशाली। वू याओयांग को चू फैंग के सदमे का एहसास हो गया था। वह गर्व से अपनी पीठ सीधी करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उस बूढ़े झेन्यू के पास जीने के लिए बहुत साल नहीं बचे हैं। मैंने सुना है कि पवित्र भूमि उसके झेन्यू कबीले को धीरे धीरे निगल रही है। उसके बेटे सभी तरह की दुर्घटनाओं से मारे जाने वाले हैं। मरने के बाद वह झेन्यू कबीले को पूरी तरह से अपने अधीन कर लेगा। वह नाराज कैसे नहीं होगा? मूल रूप से हमारी योजना के अनुसार हम में से एक खुले में था और दूसरा अंधेरे में। हम अपना समय ले रहे थे। हालांकि हाल ही में हम लगभग निराशा में थे। 8 राजा नहीं, 9 राजा वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। केवल हम अकेले ही जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन अब मौत से लड़ने का समय आ गया है। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मैं कोशिश करते हुए मर जाऊंगा। इसी समय एक मजबूत मध्यम आयु वर्ग के आदमी की आवाज सुनाई दी। पागल वू, तुम्हारे पास जीने के लिए बस कुछ ही साल बचे हैं। मैं अपने यौवन पर हूं। हालांकि ये सच है कि मेरे वंशजों को खत्म नहीं किया जा सकता। उनके लिए मुझे फिर से लड़ना होगा। जैसे ही वो बोल रहा था, एक नीली पोशाक पहने व्यक्ति धीरे धीरे सबके सामने प्रकट हुआ और चू फैंग की ओर हाथ बढ़ाए। छोटे दोस्त चू फैंग, हम फिर मिलेंगे। चू फैंग ने भौं उठाए। उसके सामने वाला व्यक्ति अब उतना विनम्र नहीं था जितना तब था जब वह पवन सवार स्वर्गीय राजा और अन्य लोगों का अनुसरण कर रहा था। वरिष्ठ झेन्यू, आपने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। चू फैंग ने भावुक होकर आह भरी। झेन्यू जोर से हंसा।
तुम जितने बड़े होते हो उतने ही जटिल होते जाते हो। ये तो बस एक नाटक है। समझौता करना कौन नहीं जानता। मैंने पहले ही उस मार्शल आर्ट कट्टरपंथी से सुना है। छोटा दोस्त चू फैंग वास्तव में युवा और होनहार है। उस भारी पृथ्वी स्वर्गीय राजा को वास्तव में आपने मार डाला था। अब पवन पर सवार स्वर्गीय राजा और अन्य लोग पागल होने वाले हैं। ये बहुत संतोषजनक है। हा हा हा।